जब अहंकार दिल पर हावी हो जाता है तो प्यार भी हार मान लेता है। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हर दीवार तोड़ कर दिल तक पहुंच ही जाते हैं। ये कहानी है एक ऐसे भाई की जिसने अपनी बहन के प्यार से अपनी नफरत को हराया। सुनिए अहंकारी जीजा की अनसुनी दास्तान। ऐसी और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। चैप्टर 26 मंगलसूत्र और सिंधु तुम्हारे जिस्म पर हमेशा होनी चाहिए। जिसे सुन अभय के चेहरे पर कोई एक्सप्रेस नहीं आती। वो ड्रेसिंग टेबल से एक छोटी सी सिंदूर की डिब्बी उठाओ किट्टू के पास सा उसके माथे में भर देता है, जिसे महसूस कर किट्टू अपनी आंखें बंद कर लेती है। लिटिल वाइफ, तुम्हें ऑलवेज ये याद रखना पड़ेगा कि ये मंगलसूत्र और सिंधु तुम्हारे जिस्म पर हमेशा होनी चाहिए, लाइक योर क्लॉथ। सिंदूर लगाने के बाद अभय किट्टू को ऊपर से नीचे स्कैन करता है, जो इस वक्त लाल राजस्थानी रॉयल लहंगे में कहर बरसा रही थी। लाल सिंदूर से पूरा भारा मांग, जिस पर छोटी सी बिंदिया, कानों में छोटे से हीरो के बूंदे, गले में छोटा सा नेकलेस के साथ ब्लैक डायमंड की नाम की मंगलसूत्र के साथ कमर में डायमंड की पतली चैन की वाली कमरबंद, जो किट्टू की गोरी मखमली कमर पर चार चांद लग रही थी। पैरों में बंदी घुंघरू से भरे पाजी जो किट्टू की लहंगे के नीचे उसके पैरों की खूबसूरती छुपा रहे थे, जो किट्टू के चलने से ही बयान होगी। मेकअप के नाम पर काजल से सनी आंखें और उसके छोटे से गुलाबी होठ पर लगाए लिप बाम। अभय को अपनी लिटिल वाइफ के देख अपने अंदर एक इनसिक्योरिटी फील होती है, जैसे वो अपनी लिटिल वाइफी को इस दुनिया से छुपा ले। लेकिन उसे इस चीज का घमंड भी था, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं अभय प्रताप राजवंश की लिटिल वाइफ अपनी नजर उठा देख भी सके। अभय सिंदूर की डिब्बी वापस ड्रेसिंग टेबल पर रख किट्टू के पास उसके हाथों को मजबूती से पकड़ लेता है, जिसे महसूस कर किट्टू को दर्द होता है। वो दर्द से सीसकते हुए बोली, अकांची आंखों वाले अंकल छोड़ो दर्द हो। लेकिन अभय उसी तरह किट्टू के हाथों को पाकर अपने रूम से बाहर चला जाता है। वही डाइनिंग एरिया में सभी राजवंशी परिवार ब्रेकफास्ट के लिए इकट्ठा हो रहे थे। तभी अभय किट्टू का हाथ पकड़े डाइनिंग एरिया में आता है। किट्टू की पैरों में बंधे खानदानी घुघरों से भरे पाजेब जो चलने की वजह से उसकी आवाज डाइनिंग एरिया में गूंज उठती है, जिससे सभी की नजरें उन पर चली जाती है। वही सोनम जी और हर्षवर्धन जी साथ सभी घर वाले किट्टू और अभय को साथ देख मुस्कुरा देते हैं। तो वही नैना जी चीरते हुए किट्टू को देख हटू है। तभी उनकी नजर किट्टू के कपड़े से खानदानी जेवरात पर जाती है, तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। जबकि उनकी सास सोनम जी ने उन्हें खानदानी चीजों में से एक भी चीज नहीं दिया था, लेकिन कल की आई पागल लड़की को। जबकि नैना जी को यह नहीं पता था, अभय ने किट्टू को खानदानी चीज में से सिर्फ कुछ ही चीज नाम के लिए पहनाया था। किट्टू की स्किन सेंसिटिव थी। वही वीर डाइनिंग टेबल में रखे ब्रेकफास्ट को कब से घूरे जा रहा था। जब उसकी नजर किट्टू पर जाती है तो वह खाना छोड़ किट्टू को मुंह खोले हुए देखते हुए बोला, ओ माय गॉड भाभी, आप तो उस हॉट शर्ट से भी ज्यादा इन कपड़ों में सेक्सी और हॉट नो डॉल लग रही है। जिसे सुन अभय की पकड़ किट्टू के हाथों पर काश जाती है। वही किट्टू अभय का ऐसे मजबूती से पकड़ से उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें दिख रही। वो अभय को देख बोली, आह कांजी आंखों वाले अंकल छोड़ो दर्द हो रहा। वहीं अभय बुरी तरीके से वीर को घूर रहा था। सुहाना वीर के पास आते उसके कानों के पास जा धीरे से जा बोली, बदमाश अपना मुंह बंद करो, माखी चली जाएगी। तुम्हें भाई ने पहले भी भाभी की ऐसी बेशर्मों वाली तारीफ सजा दी थी, लेकिन आज भी तुम वही हरकत कर रहे हो। अरे मैं कैसे भूल गई, तुम तो थेरे कुत्ते की दुम जो कभी सीधी नहीं हो सकती। जिसे सुन वीर बुरी तरह से सुहाना को घूरा, जिसे देख सुहाना वीर को बोली, और चुपचाप अपनी चेयर पर जा बैठो वरना तुम्हारा राम राम सत्य कभी भी हो सकता है। देख तुझे भाई कैसे घूर के देख रहे हैं, जैसे खा जाएंगे। तू अपनी पनिशमेंट भूल चुका है। उस दिन की तरह वही पनिशमेंट का नाम सुन वीर हैरानी से सुहाना को देख एक नजर अभय को देखता है, जो उसे बुरी तरीके से घूर रहा था। वो अपनी हकलाती हुई आवाज में बोला, भाभी यू लुकिंग डॉल बाबी डॉल नोट सेक्सी एंड हॉट। जिसे सुन किट्टू भी वीर को देखने लगी। मैं तो मजाक कर रहा था, इतना कह वो डरते हुए अपने दांत फाड़ अभय को दिखा दिया और वो उतनी ही फुर्ती अपने चेयर की ओर भागा। वही वीर की ऐसी चुलबुल आहट और डर देख पूरे घर वाले मुस्कुरा दिए। तभी दादी सोनम जी आगे आते हुए बोली, अभय उसे घूरना छोड़ो, वैसे भी वो देवर है, उसका ये हक बनता है अपनी भाभी से मजाक का। लेकिन अभय के चेहरे के भाव उसी तरह सख्त और शर्त रहते हैं। वो अभी भी बुरी तरीके से वीर को घूर रहा था, जिसे देख वीर अपनी दादी के पीछे छुप जाता है। तभी किट्टू अभय को देख उसके हाथों को हिला बोली, कांजी आंखों वाले अंकल मुझे भूख लगी है। जिसे सुन सभी घर वाले आंखें बड़ी कर किट्टू को देख रहे थे, लेकिन अभय को इतना शांत देख उनके लिए यह और भी बड़ी शौकन बात थी। वहीं अभय अपनी नजरें नीचे किट्टू के चेहरे को देखा। वो उसे अपने साथ डाइनिंग टेबल की ले चल, अपनी हेड चेयर के बाजू में बैठने को होता है। तभी सोनम जी अभय देख बोली, वो अभी ब्रेकफास्ट नहीं कर सकती। इतना कह के सोनम जी उनके पास आती है, जिसे सुन अभय अपनी दादी को देखने लगा। तभी दादी जी ने किट्टू के पास आ बोला, तुमने अभी को क्या बोला। जिसे सुन किट्टू डरते हुए अभय के पीछे छुप जाती है। जिसे देखा है अपनी दादी को देख कुछ बोलने को होता है,
तभी सोनम जी अभय को देख चुप करते हुए बोली, नहीं अभय। इतना कि सोनम जी किट्टू के देख बोली, तुमने क्या कहा अभी हमारे पोते को? चैप्टर 27, क्या किट्टू की अपनी पहली कांड करेगी? राक्षस अभय का यूनिक नामकरण, स्वीटी हबी। तभी किट्टू अभय को देख उसके हाथों को हिला बोली, कांजी आंखों वाले अंकल मुझे भूख लगी है। जिसे सुन सभी घर वाले आंखें बड़ी कर किट्टू को देख रहे थे, लेकिन अभय को इतना शांत देख उनके लिए यह और भी बड़ी शौकन बात थी। वहीं अभय अपनी नजरें नीचे किट्टू के चेहरे को देखा। वो उसे अपने साथ डाइनिंग टेबल की ले चल, अपनी हेड चेयर के बाजू में बैठने को होता है। तभी सोनम जी अभय देख बोली, वो अभी ब्रेकफास्ट नहीं कर सकती। इतना कह के सोनम जी उनके पास आती है, जिसे सुन अभय अपनी दादी को देखने लगा। तभी दादी जी ने किट्टू के पास आ बोला, तुमने अभी को क्या बोला? जिसे सुन किट्टू डरते हुए अभय के पीछे छुप जाती है, जिसे देख अपनी दादी को बिना किसी इमोशन के देख ठंडी आवाज में बोला, दादी ल। तभी सोनम जी अभय को देख चुप करते हुए बोली, नहीं अभय। इतना कि सोनम जी किट्टू के देख बोली, तुमने क्या कहा अभी हमारे पोते को? जिसे सुन किट्टू डर से हकलाते हुए बोली, कांजी आंखों वाले अंकल। जिसे सुन सोनम जी घूर के किट्टू को देखी, तुम उसे ये नहीं बुला सकती, वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हारी उससे अब शादी हो चुकी है, इसलिए। तभी किट्टू सोनम जी को बड़ी गौर से देखते हुए मासूमियत से पूछी, व्हाइट बालों वाली दादी, ये हस्बैंड क्या होता है? तभी हर्षवर्धन जी की हंसी छूट जाती है। अपनी बीवी के लिए व्हाइट बालों वाली दादी सुन, क्योंकि उनकी बीवी अपने व्हाइट बालों को छुपाने के लिए हमेशा बालों को डाई करती थी, लेकिन कुछ बाल व्हाइट रह जाते थे और अभी घर के टेंशन की वजह से उन्होंने ये सब नहीं किया था। वही सोनम जी पीछे मोड़ अपने पति हर्षवर्धन जी को घूर के, जिसे देख हर्षवर्धन जी का चेहरा सीरियस हो जाता है। वो दोबारा किट्टू को देख कड़कती से बोली, तुमने किसे व्हाइट बालों वाली दादी कहा? आपको व्हाइट बालों वाली दादी जी? जिसे सुन सोनम जी दांत पीस लेती है, हम तुम्हारी व्हाइट बालों वाली दादी नहीं, हम तुम्हारी दादी सास है और ये तुम्हारा हस्बैंड है। इतना कह सोनम जी अपनी उंगली गुस्से से अभय की ओर पॉइंट की, जिससे सुन किट्टू सर ऊपर कर सोनम जी की उंगली की तरफ देखते हुए अभय को टुकुर टुकुर देख बोली, अच्छा यह मेरे हस्बैंड है? इतना कह वो सोनम जी को देख कुछ और भी सवाल करने को होती है, जिसे देख दादी जी किट्टू को रोकते हुए बोली, अब कुछ भी सवाल नहीं, हमने कह दिया, आप इस नाम से नहीं बुलाओगी। तभी किट्टू मासूमियत से बोली, व्हाइट बालों वाली दादी जी तो हम इन्हें क्या बुलाएंगे, क्योंकि यह तो हमसे बहुत बड़े हैं। बड़ी ने तो बताया था, जो हमसे बड़े होते हैं उन्हें भैया या अंकल दादा कहकर बुलाते, और ये तो हमसे बहुत 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 बड़े हैं। इतना कह किट्टू अपने हाथ फैला सोनम जी को दिखाए, क्या मेरे दादा है? किट्टू की बात सुन अभय बुरी तरीके से किट्टू को घूर के दांत पीस हाथों की मुट्ठी कस लेता है। इस लड़की की इतनी हिम्मत। वही सोनम जी अभय का रिएक्शन देख किट्टू को तुरंत समझाते हुए बोली, हम मानते हैं वह आपसे बहुत बड़े हैं, लेकिन वह आपके हस्बैंड है। जिसे सुन किट्टू पाउट करते हुए बोली, तो अब हम क्या बुलाएंगे? जिसे सुन वीर चहकते हुए किट्टू के सामने आया, जो अभय के डर से हर्षवर्धन जी के पीछे छुपता। वो बोला, मैं बताता हूँ भाई को, आप क्या बोलेगी? जिसे सुन किट्टू खुश हो वीर को नीली आंखों से टुकुर टुकुर देखने लगी, जैसे उसकी जवाब का इंतजार कर रही हो। भाभी, ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, ये बहुत पुराने हो गए, लाइक ओल्ड फैशन। अभी ट्रेडिंग में है हबी, लेकिन आप हबी बोलेंगे तो मजा नहीं आएगा। आप कुछ यूनिक बोलिए, लाइक भाई के खड़ूस लुक को सूट करे। वही अभय बुरी तरीके से वीर को घूर रहा था, जो किट्टू के करीब हो उसे बता रहा था। वही किट्टू भी इंटरेस्ट से वीर की बातें सुन रही थी। वही वीर सीरियस हो फिर वो कुछ सोचते हुए बोला, हाँ क्या आइडिया, आप उन्हें कांची आंखों वाला हबी बोलेगा। जिसे सुन किट्टू खुश होते हुए बोली, कांची आंखों वाला हबी। जिसे सुन पूरे घर वाले वीर को घूरने लगे। वही सुहाना वीर को देखा, बोली, दिमाग तो ऐसे लग रहा कोई आइंस्टीन हो, लेकिन ये गोबर है और गोबर ही सोच सकता है। जिसे सुन वीर सुहाना को घूर के देखा, तभी सोनम जी वीर का कान पकड़ मोड़ देती है, जिससे वीर दर्द से कराहते हुए बोला, आह दादी छोड़ो। जिसे सुन जी वीर को घूर बोली, यह क्या सिखा रहे हो तुम अपनी भाभी को? उन्हें कुछ और बोलने को आपने बोला था, तो मैं उन्हें वही बता रहा था। सोनम जी वीर को घूरी, अच्छा सॉरी, आप उन्हें स्वीटी हबी बोलिएगा, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा कड़वे खड़ूस और राक्षस मेरे लिए नहीं, दुनिया के लिए है। इतना कह दांत दिखा आगे बोला, और आपके बोलने से कहीं भैया थोड़ी स्वीटी स्वीटी हो जाएंगे, एंड माई लिटिल भाभी। जिसे सुन किट्टू अपना चेहरा खुश हो हाँ महिला बोली, स्वीटी हबी। तभी उसे हॉल में अभय की रौबदार आवाज गूंज उठी, वीर तुम आज ही अफ्रीका के लिए निकल रहे हो, विलियम के साथ प्रोजेक्ट को अब तुम हैंडल करोगे। इतना कह अभय किट्टू को अपने पीछे कर लेता। अभय को वीर का उसकी लिटिल वाइफी के लिए माई लिटिल भाभी कहना पसंद नहीं आया था। वही वीर के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे उसे हार्ट अटैक दे दिया हो। क्या कहा आपने भाई? जिसे सुन अभय वीर को इग्नोर करते हुए डाइनिंग टेबल की चेयर की ओर गया। तभी सोनम जी अभय को देख बोली, हमने कहा है अभय वो तुम्हारे साथ आज ब्रेकफास्ट नहीं करेगी, उनकी आज पहली रसोई है, तो वह आज कुछ मीठा बनेगी। इतना कह सोनम जी नैना जी को देखा, बोली, जाओ तुम बहू को रसोई दिखाओ, उसकी मदद करो। वही नैना जी हैरानी से सोनम जी को देख बोली, मॉम आप क्या कह रही है? ये पागल खाना बनाएगी, मुझे लगता है यह आज खाना बनाने की जगह प्रताप राजवंशी हवेली जला देगी। इससे आगे नैना जी कुछ बोल पाती,
तभी शिवांश जी अपनी बीवी का हाथ पकड़ दबा देते हैं। धीरे से गुस्से में बोले, क्या बोल रही हो तुम? जिसे सुन नैना जी इथला के बोली, मैं क्या बोल रही हूँ? सही तो बोल रही हूँ। छुपाने सच बदलने वाला नहीं ये पागल है, जो अपने पति का नाम नहीं बोल सकती वो खाना क्या। तभी डाइनिंग रूम में कुछ टूटने की आवाज गूंज उठती है। साथ ही डाइनिंग एरिया का एटमॉस्फेयर कोल्ड हो चुका था, जिसे देख सबका ध्यान सामने चेयर पर बैठे अभय पर चला जाता है, जिसकी हाथ में ब्लैक कॉफी का कप टूट चुका था, जिससे गर्म ब्लैक कॉफी अभय के हाथ में गिर चुकी थी। साथ ही कुछ कप के टुकड़े अभय के हाथों में चुभ चुकी थी, लेकिन उसके सर्द सख्त चेहरे पर इसकी कोई भी सिकन न थी। उसका ऑरा उसी तरह डरावना और सर्द था। तभी उस शांत डाइनिंग रूम में अभय की सर्द डरावनी आवाज गूंज उठी। वो अभय प्रताप राजवंश की बीवी है, और अभय प्रताप राजवंश की बीवी के बारे में बोलने से पहले उस शख्स को शो नहीं 1000 बार सोच लेना चाहिए, वरना अभय प्रताप राजवंश उसका क्या हर्ष। इतना कि वो अपनी बात आधी छोड़ देता है। इतना कह अभय अपने डैड को देख बोला, शिवांश प्रताप जी आप अपनी बीवी को संभाली वरना। जिसे सुन शिवांश जी अपने दांत पीस लेते हैं। अभय के मुंह से अपना नाम सुन वह अभय को देख गुस्से से बोले, हम तुम्हारे बाप हैं और तुम हमारा नाम कैसे ले सकते हो? वहीं अभय के कोल्ड फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, जैसे उसने शिवांश जी की कोई बातें सुनी नहीं हो, जिसे देख शिवांश जी को और भी गुस्सा आ जाता है। वहां का माहौल खराब होता देख सोनम जी बीच में कड़क आवाज में बोली, हम यहाँ कोई बहस नहीं चाहते। आज के शुभ दिन पर सब शांति से अपनी जगह पर जा बैठ जाए। आज हमारी बहू का पहली रसोई है। फिर वह नैना जी को गुस्से से देखी, जो अभय की ऐसी सर्द आवाज सुन अंदर तक कांप रही थी। और नैना, तुम आज के बाद हम तुम्हारे मुंह से यह सुना नहीं चाहेंगे, वरना तुम अच्छे से जानती हो हमें। जिसे सुन नैना जी अपने चेहरा हाँ में हिलाती है, लेकिन उनके हाथों की मुट्ठी बंधी हुई थी। वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही थी। हमने खीर की पूरी तैयारी सर्वेंट से कह करवा दी है, बस अनन्या बेटा को उन खीर के बर्तन को हाथ लगा चम्मच चलवा देना है, जिसकी जिम्मेदारी आपकी वह सही से ये काम करे। फिर सोनम जी किट्टू की तरफ पलटी, जो अपनी नीली नीली आंखें छोटी कर नैना जी को घूर रही थी। वो जान गई थी नैना आंटी एक बुरी आंटी है। तभी सोनम जी किट्टू का चेहरा अपने हाथों में भर बोली, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, सही में किसी चांद के टुकड़ा की तरह। इतना कह सोनम जी अपनी आंखों से काजल निकाल किट्टू के कानों के पीछे लगा देती है। वही किट्टू बड़ी गौर से सोनम जी की इन हरकतों को देख रही थी। लेकिन आपने वो खानदानी जेवरात क्यों नहीं पहने जो हमने आपको दिए थे? जिसे सुन किट्टू पाउटकर मासूमियत से बोली, वो किट्टू को छुपते हैं। जिसे सुन सोनम जी मुस्कुरा दी, कोई बात नहीं, जब सब देखने आएंगे तब आप पहन लेना। अब जाए किचन में और अपनी पहली रसोई करे। आपको आपकी सास जो बोलेगी उन्हें बस उसी तरह करना है। जिसे सुन किट्टू अपना चेहरा हमें हिला देती है। वहीं नैना जी सोनम जी को ऐसे किट्टू से प्यार से बात करता देखा और खानदानी गहनों के बारे में सुन उनके हाथों की मुट्ठी कसी हुई थी। वो खुद में बोली, इस बुढ़िया ने आज तक मुझे खानदानी जेवर तो दूर की बात एक छोटी सी सोने की नाक तक नहीं दी गई, और आज इस पागल को सब दिया जा रहा है। कुछ तो मुझे करना होगा। तभी सोनम जी एक सर्वेंट को बुला नीलम किट्टू को किचन में भिजवा देता है, और वो नैना जी को देखती है। चैप्टर 28 किट्टू की पहली रसोई का पहला कांड, लहंगा घुटनों तक उठाना। लेकिन आपने वो खानदानी जेवरात क्यों नहीं पहने जो हमने आपको दिए थे? जिसे सुन किट्टू पाउटकर मासूमियत से बोली, वो किट्टू को छुपते हैं। जिसे सुन सोनम जी मुस्कुरा दी, कोई बात नहीं, जब सब देखने आएंगे तब आप पहन लेना। अब जाए किचन में और अपनी पहली रसोई करे। आपको आपकी सास जो बोलेगी उन्हें बस उसी तरह करना है। जिसे सुन किट्टू अपना चेहरा हमें हिला देती है। वहीं नैना जी सोनम जी को ऐसे किट्टू से प्यार से बात करता देखा और खानदानी गहनों के बारे में सुन उनके हाथों की मुट्ठी कसी हुई थी। वो खुद में बोली, इस बुढ़िया ने आज तक मुझे खानदानी जेवर तो दूर की बात एक छोटी सी सोने की नाक तक नहीं दी गई, और आज इस पागल को सब दिया जा रहा है। कुछ तो मुझे करना होगा। तभी सोनम जी एक सर्वेंट को बुला नीलम किट्टू को किचन में भिजवा देता है, और वो नैना जी को देखती है। इस वक्त किट्टू प्रताप राजवंश के बड़े से आलीशान किचन में थी, जो किसी आलीशान हॉल से कम नहीं लग रहा था। यहाँ के सारे फर्नीचर चंदन की लकड़ी से बनाए गए थे। एक लाइन से 40 नौकर सर झुकाए किट्टू का स्वागत करे खड़े थे। वही किट्टू मुंह खोले उस आलीशान से पूरे किचन को अपने लहंगे को पकड़ घूम घूम देख रही थी। वाह! तभी नीलम किट्टू को देख बोली, बड़ी मैम साहब चलिए वहां सामने। जिसे सुन किट्टू नीलम को देखी, जो सामने इशारा कर रही थी, जहां गैस पर बड़ी सी हांडी में खीर चढ़ी हुई थी। वही किट्टू के पीछे नैना जी मुंह बनाते हुए आती है। नैना जी किट्टू को देख बोली, ये नीलम बड़ी मैम साहब किसे कह रही है? आज तक तूने मुझे तो नहीं कहा, और इस पागल को कहा जा रहा है। वैसे भी इस पागल को कुछ बताने का कोई फायदा नहीं, उसे कुछ नहीं समझ आने वाला। जिसे सुन नीलम जी घूर के नैना जी को देखी। मुझे ऐसे क्या देख रही है, तेरी इतनी जरूरत? जिसे सुन नीलम डर से अपनी आंखें नीचे कर लेती है। नहीं मैम साहब। फिर नैना जी किट्टू को देखा बोली, और तुम लड़की जाओ, उस खीर के चम्मच को चला दो, जिससे हम वो रस्म पूरी कर सके, और मैं ये गर्मी से जल्दी यहाँ से निकल जा सकूं। इतना कह साड़ी के पल्लू से खुद को हवा करने लगती है। तभी किट्टू नैना जी को घूरते हुए बोली, आप एक बैड अंत्य है। जिसे सुन नैना जी गुस्से से किट्टू को देख तुम्हारी। तभी नीलम बीच में बोली, मैम साहब ऐसे तो खीर जल जाएगी, फिर दादी माँ मेरे साथ आपको भी डांटेगी। इतना कह नीलम नैना जी को देखें। जिसे देख नैना जी अपने हाथों की मुट्ठी कस लेती है।
वही किट्टू खीर की हांडी के सामने खड़ी थी। ए लड़की, खीर में सब कुछ रख दिया गया। खीर में चीनी रख, चम्मच से चला, इस खीर को अपनी जुबान देनी है, फिर बाद में इसे सोने के बोल में सर्व कर ड्राई फ्रूट सजा देना। जिसे सुन किट्टू खुश, अपना चेहरा हमें हिलती, जिसे वो इस काम के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। अब खड़ी क्या हो, बता दिया जाओ करो। जिसे सुन किट्टू पीछे मुड़ गैस पर चढ़े खीर की हांडी को देखती है। किट्टू खुशी से खीर के बर्तन की ओर देख चम्मच को पकड़ गर्म हांडी को बिना किसी कपड़े के पकड़ने को होती है। जिसे देख नैना जी के साथ सभी सर्वेंट घबरा जाते हैं। किट्टू हांडी को पकड़ चम्मच चलाते ही है, तभी तुरंत नीलम किट्टू के हाथों को उसे गर्म हांडी को छूने से रोक देती है। यह क्या कर रही है बड़ी मैम साहब, अभी आप अपना हाथ जला लेती है। नीलम के ऐसे हाथ झटकने किट्टू हैरानी और नासमझी से नीलम को देखी। जिसे देख नीलम किट्टू को कुछ बोलने को होती है, तभी नैना जी किट्टू को चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम सही में क्या पागल हो जो तुम गर्म बर्तन को बिना कपड़े की छू रही थी। नैना जी को ऐसा डांटता हुआ देख किट्टू रोनी सूरत बना बोली, आपने मुझे डांटा, मैं अपने स्वीटी हबी और वाइट बालों वाली दादी को बता दूंगी, आपने मुझे डांटा। इतना कह किट्टू वहां से अपनी रोनी सूरत ले जाने को होती है। जिसे देख नैना जी घबरा जाती है। अभय और सोनम जी का नाम वैसे भी उनका डर से बुरा हाल था, अगर किट्टू सही में उनके पास जाती तो फिर इसके आगे का वो सोचा ना भी नहीं चाहती थी। वो तुरंत किट्टू को रोक बोली, अरे तुम तो बुरा मान गई बेटा। इतना कह वो किट्टू के आगे, अरे मैं तो तुम्हें डांट थोड़ी रही थी, मैं तुम्हें समझ रही थी बेटा, तुम अभी उस बर्तन को छू देती तो तुम्हारे हाथ जल जल जाते। जिसे सुन किट्टू अपनी एक हाथ से अपनी आंखों को पोंछ बेयकीनी से नैना जी को देख। जिसे देख नैना जी अपने हाथों की मुट्ठी कस नीलम को देख बोली, ए नीलम, बताना मैं सच बोल रही हूं कि नहीं। जिसे सुन नीलम अपना चेहरा हमें हिला देती है, जी बड़ी मेम साहब, किट्टू मैम साहब, नैना सही बोल रही है। जिसे सुन किट्टू अपनी आंखों में चमक लिए बोली, मतलब मैं खीर चला सकती हूँ। फिर वो खीर के पास जाओ, उस गर्म हांडी को पकड़ने के लिए कपड़ा ढूंढने लगती है। जब उसे कपड़ा नहीं दिखता, फिर वो अपने लहंगे को बड़े गौर से देखती है। फिर वो खुश हो चहकते हुए बोली, मिल गया। वही नीला किट्टू को कपड़ा ढूंढता हुआ देख के जो गैस के सामने था, वो किट्टू की मदद करने ही को आगे बढ़ बोली, रुकिए मैं सब हम देते हैं। लेकिन सामने का नजारा देख उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि किट्टू अपना लहंगा दोनों हाथ से पकड़ घुटनों तक लहंगा उठा गैस पर चढ़ी गर्म हांडी पकड़ने को कोशिश करती है, लेकिन अपना हैवी लहंगा ज्यादा ऊपर नहीं उठा पा रही थी, जिससे किट्टू चीर जाती है। वही वहां पर सारी सर्वेंट और नैना जी हैरानी से किट्टू को देख रही थी। अपना लहंगा घुटनों तक उठाए गैस पर चढ़ी हांडी को पकड़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ढंग से पकड़ नहीं पा रही थी। तभी किट्टू की नजर अपने दुपट्टे पर जाती है। जिसे देख वो अपनी लहंगे को दोनों हाथ से छोड़ वो दुपट्टा पकड़ उसे हांडी पकड़ लेती है। वही किट्टू का दुपट्टा गैस के आंच नीचे लटक रहा था। किट्टू दुपट्टा से हांडी को पकड़ खुश हो चम्मच को चलती है, फिर सामने रखा चीनी का बोल और ड्राई फ्रूट का बोल दोनों उठा सीधे खीर में डाल देती है। जिसे देख सभी की आंखें और बड़ी हो जाती है, क्योंकि किट्टू ने पूरा बड़ा सा एक बोल चीनी खीर में डालते साथ ड्राई फ्रूट का भी पूरा भरा हुआ कटोरा खीर में डाल दिया था। और फिर मजे से किट्टू चम्मच को चलाने लगी। चैप्टर 29, किट्टू के जले हुए हाथ खुद ब खुद ठीक हो जान। आखिर है क्या किट्टू का सच? तभी किट्टू की नजर अपने दुपट्टे पर जाती है। जिसे देख वो अपनी लहंगे को दोनों हाथ से छोड़ वो दुपट्टा पकड़ उसे हांडी पकड़ लेती है। वही किट्टू का दुपट्टा गैस के आंच नीचे लटक रहा था। किट्टू दुपट्टा से हांडी को पकड़ खुश हो चम्मच को चलती है, फिर सामने रखा चीनी का बोल और ड्राई फ्रूट का बोल दोनों उठा सीधे खीर में डाल देती है। जिसे देख सभी की आंखें और बड़ी हो जाती है, क्योंकि किट्टू ने पूरा बड़ा सा एक बोल चीनी खीर में डालते साथ ड्राई फ्रूट का भी पूरा भरा हुआ कटोरा खीर में डाल दिया था। और फिर मजे से किट्टू चम्मच को चलाने लगी। जिसे देख नीलम घबराते हुए किट्टू के पास जा बोलने को होती है, बहू रानी आपने क्या किया? तभी नैना जी नीलम को रोक बोली, जाओ तुम डाइनिंग टेबल पर सभी के लिए ब्रेकफास्ट लगाओ। तभी नीलम नैना जी को देख घबराते हुए बोली, पर मैम बड़ी बहू रानी ने तो पूरा खीर खराब कर दिया। मैंने कहा तुमने सुना नहीं? जिसे सुन नीलम डरते हुए नैना जी को देखी। फिर नैना जी सभी सर्वेंट को ऑर्डर देते हुए बोली, जो डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगाओ। जिसे सब नैना जी का ऑर्डर मन वहां पर कई तरीके के रख ब्रेकफास्ट को डाइनिंग एरिया की ओर चले जाते। वहीं नैना जी किट्टू के पास जाती है। गैस पर चढ़ी खीर को देख शैतानी तरीके से देख मुस्कुरा बोली, अब आएगा मजा? तभी किट्टू मुस्कुराते हुए नैना जी को देखा बोली, बैड आंटी, क्या मैंने सही किया ना? खुद के लिए बैड आंटी सूट। नैना जी को गुस्सा तो आता है, लेकिन खुद को शांत कर चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए बोली, बिल्कुल सही बेटा, तुमने एकदम टेस्टी खीर बनाया जिसे खास सब तुम्हारी तारीफ करेंगे। अब समय भी हो गया, इस खीर को गैस से उतर उसे सोने के कटोरे में डाल सबके पास ले चलो। जिसे सुनकर किट्टू खुश हो अपना चेहरा खुशी से हमें हिल देती है। अपना दुपट्टा छोड़ जिससे उसने गर्म हांडी को पकड़े हुए थी, उन्हें छोड़ वह अपने दोनों हाथों से उस गर्म बर्तन को पकड़ गैस से उतार स्लैब पर रखती है। वही नैना जी किट्टू को गर्म बर्तन गैस से बिना किसी कपड़े को सिर्फ हाथों से पकड़े उतरता देख उनकी आंखें बड़ी हो गई। वो शौक हो बस ये देख रही थी, कुछ बोल नहीं पाती। तभी किचन में नीलम की चीखने की आवाज आई, बड़ी बहू रानी। वही किट्टू हैरानी से पीछे मुड़ नैना जी को देखती है। तभी नीलम किट्टू के पास आ उसके हाथों से उस गर्म बर्तन को छुड़ा बोलती है, आप क्या कर रही है? आपका हाथ जल जाएगा।
जिसे सुन किट्टू ना समझी से नीलम को देखी। वही नीलम किट्टू के हाथों को देखते हैं जो गर्म बर्तन छूने की वजह से उसके नाजुक हाथ जल के फोड़े और गुलाबी से लाल हो गए थे। वह हैरानी से किट्टू को देखती है, जिसके चेहरे पर कोई भी दर्द की लकीरें नहीं थी। वो तो बस नासमझी से सब देख रही थी। नीलम और नैना जी के साथ सभी हैरान थे। तभी नीलम नैना जी को देख, मैम साहब आप क्या कर रही थी? बड़ी बहू में हाथ कैसे जला लिया और आपने उन्हें गर्म बर्तन गैस पर से उतारने कैसे दिया? जिसे देख नैना जी गुस्से से बोली, मुझे क्या पता था, ये पागल गर्म बर्तन को अपने हाथों से उठा लेगी। तभी नीलम घबराते हुए बोले, बड़ी दादी ने तो मुझे इनकी जिम्मेदारी दी थी, मैं क्या करूं? इतना कह वो एक नौकर को फ्रिज से बर्फ निकाल कर बोल सोनम दादी जी के पास चली जाती है। वही किट्टू ना समझी सबको देख रही थी। वही नैना जी किट्टू के चेहरे पर दर्द की एक भी लकीर ना देख हैरान थी, क्योंकि इतने जलने पर तो कोई भी इंसान दर्द से रो पड़े। क्या ये पागल लड़की को जलन और दर्द नहीं? इतना कह वो उसके जले हुए हाथ को देखी, लेकिन सामने का नजारा देख उनकी आंखें बेयकीनी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि किट्टू के जले हुए हाथ अपने आप ही ठीक हो रहे थे। जिसे देख नैना जी आंखें शौक से बड़ी हो जाती है। वो खुद में ही बोली, ये कैसे हो सकता है? नीलम घबराते हुए डाइनिंग एरिया में जाती है। बड़ी दादी जी, बड़ी दादी चलिए, वो बड़ी बहू अपना हाथ जला लिया है। इतना ही कह पाई थी, उसे अपने ऊपर किसी की जलती हुई नजरें महसूस होती है। इतना कह वो डरते हुए अपनी नजरों से हेड चेयर पर बैठे अभय की ओर देखती है, जो उसे अपनी लाल आंखों से देख रहा था। अभय तुरंत उठ किचन की ओर चला जाता है। लेकिन अभय किचन में जाता है तो वहां का नजारा कुछ और था। वहां उसे किट्टू की खिलखिला के हंसने की आवाज आ रही थी, जिसे सुन अभय सामने देखा तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है, क्योंकि एक नौकरानी किट्टू का हाथ पकड़ बर्फ सिकाई कर रही थी। वही किट्टू खिलखिला के हंसते हुए बोली, हाँ हाँ मुझे ठंड और गुदगुदी लग रही है। इतना कह वो अपने हाथ बार बार उस नौकरानी के हाथों से हटा ले रही थी। जिसे देख वो नौकरानी किट्टू को परेशान और डर से कुछ बोलने को होती है। तभी अभय वहां आ किट्टू के हाथों को पकड़ अपने सामने करता है। वही नौकरानी अभय को अपने सामने देख डर से पीछे हो जाती है। वहीं अभय अपनी शर्द आवाज में दहाड़ा, कैसे हुआ ये सब? इतना कह वो किट्टू के दोनों हाथों को पकड़ा अपने सामने करता है, जहां किट्टू गुलाबी छोटे छोटे हाथों की गीली हथेलियां अभय के सामने थी। वहीं अभय की इतनी सर्द आवाज सुन नौकरानी सब डर जाती है। वहीं नैना जी अपने होश में आती है। तभी सोनम जी नीलम नौकरानी के साथ आती है। सोनम जी किट्टू के पास आ परेशानी से बोली, ये सब कैसे हुआ? तभी एक नौकरानी डरते हुए बोली, बड़ी बहू ने खुद ही गैस से बिना कपड़ों के ग्राम बर्तन उतार दिया। जिसे सुन सोनम जी की आंखें बड़ी हो जाती है। हे वही यह सुन अभय का ऑरा और भी ज्यादा सर्द और डरावना हो जाता है। वो अपने ठंड ऑरा के साथ बोला, लिटिल वाइफी तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा? जिसे सुन किट्टू अपना चेहरा ना में हिलती है। वही सोनम जी किट्टू के हाथों को देखी, लेकिन उसमें कोई भी निशान जलने के ना देख वो नीलम को डांटे हुए बोली, क्या कह रही हो? बोलने से पहले कुछ सोच भी सकती हो। गर्म बर्तन उठाने से अभी बड़ी बहू के पूरे हाथ जल जाते हैं, लेकिन एक निशान भी नहीं है। वही नीलम हैरानी से किट्टू के हाथ देख रही थी। वो बोली, नहीं बड़ी दादी हमने देखा, चुप रहिए। वही सोनम जी नैना जी को देख बोली, और बहू हमने ये जिम्मेदारी तुम्हें दी थी, यह सब सही से रहे तो तुम। जिसे सुन नैना जी अपना सर नीचे कर देती। तभी अभय अपनी सर्द आवाज में बोला, मुझे कल तक यहाँ पर जितनी खड़े सर्वेंट है वो कल तक मुझे नहीं दिखने चाहिए। जिसे सुन सारे नौकरों की आंखें बड़ी हो जाती है, लेकिन किसी में भी अभय के सामने सवाल करने की हिम्मत नहीं थी। इतना कह अभय किट्टू का हाथ पकड़ किचन से ले जाने को होता है। तभी किट्टू अपने कदम वहां रोक लेती है, जिसे महसूस कर अभय पीछे मुड़ अपनी सर्द आंखों से घूर के किट्टू को देखता है। तभी किट्टू अपना मासूम सा चेहरा बनाए अभय को देख बोली, मेरी खीर। जिसे सुन अभय के हाथों की मुट्ठी कस जाती है। कुछ वक्त बाद सभी डाइनिंग चेयर पर बैठे अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वही किट्टू भी अपना ब्रेकफास्ट जल्दी जल्दी खा रही थी, जैसे वो कई जन्मों से भूखी हो। जिसे देख अभय अपने दांत भींच किट्टू को देख कड़कती से बोला, बिहेव योरसेल्फ लिटिल वाइफी। लिटिल वाइफी ढंग से खाओ, ब्रेकफास्ट कहीं भाग नहीं जा रहा। जिसे सुन किट्टू अभय को अपनी नीली आंखों से घूरी। अभय अपनी आंखें छोटी कर किट्टू को देख खुद में बोला, लिटिल वाइफी की इतनी हिम्मत जो मुझे घूरे। कोई और भी था जो किट्टू को घूर रहा था। वो और कोई नहीं नैना जी थी। वो बार बार किट्टू के हाथों को देख रही थी। तभी शिवांशी जी नैना जी को देख बोले, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रही? जिसे सुन नैना जी होश में आ अपनी नजर से अपने हस्बैंड की ओर करती है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? जिससे सुन नैना जी बोली, नहीं मेरा ध्यान तो यही है, तो तुम ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रही? वहीं कुछ देर बाद सभी का ब्रेकफास्ट हो चुका था। तभी एक सर्वेंट सोने के कटोरे में किट्टू के बने हुए खीर को लेकर आती है। वही किट्टू अपने बने हुए खीर को आता देख खुशी ताली बजा बोली, स्वीटी हबी देखो ना मेरा बनाया खीर। जिसे सुन अभय घूर के किट्टू को देखा। वही वीर और हर्षवर्धन जी तो खीर के नाम से फूले नहीं समा रहे थे। तभी वीर बोला, जल्दी जल्दी आओ और मेरे कटोरे में थोड़ा ज्यादा डालना। जिसे सुन हर्षवर्धन जी कड़कती से बोले, बरखुरदार तुम्हारी नहीं मेरे, क्योंकि हम सबसे यहाँ बड़े हैं। तभी किट्टू भी खुश हो बोली, और मेरे भी कटोरे में। तीनों अपने अपने कटोरा आगे कर देते हैं। तभी वहां अभय की कड़क आवाज गूंजी, आप दोनों को कोई भी अनहेल्दी फूड नहीं मिलेगी। जिसे सुन हर्षवर्धन जी कुछ बोलने को होते हैं। तभी सोनम जी बोली, अभय बेटा सही बोल रहा है, आपका इस हफ्ते शुगर और बीपी ज्यादा था, तो आपको नहीं मिलेगी।
वही यहाँ खीर के लिए झगड़ा हो रहा था। वही नौकरानी कटोरे में उस ड्राई फ्रूट से भरे हुए किट्टू के अद्भुत खीर को देख रही थी। कुछ देर बाद हर्षवर्धन जी और वीर को छोड़ सभी की कटोरी में खीर थी। साथ ही अभय के कटोरे में भी खीर नहीं थी, क्योंकि सर्वेंट अच्छे से जानती थी कि अभय को मीठा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिस वजह से अभय घूर के किट्टू के खीर से भरे कटोरी को देख रहा था। वही किट्टू खीर खाने को होती है, तभी उसका खीर से भरा कटोरा कोई और ले लेता है, लेकिन जब अभय नजर खीर पर जाती है तो वह अपनी आंखें छोटी कर खीर को घूर के देखने लगता है। वही किट्टू को अब होश आता है कि कोई उसका खीर उसके नीचे से उड़ा के ले गया। चैप्टर 30 सन की सनक, स्वीटी हबी, छोड़ो हबी। वही यहाँ खीर के लिए झगड़ा हो रहा था। वही नौकरानी कटोरे में उस ड्राई फ्रूट से भरे हुए किट्टू के अद्भुत खीर को देख रही थी। कुछ देर बाद हर्षवर्धन जी और वीर को छोड़ सभी की कटोरी में खीर थी। साथ ही अभय के कटोरे में भी खीर नहीं थी, क्योंकि सर्वेंट अच्छे से जानती थी कि अभय को मीठा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिस वजह से अभय घूर के किट्टू के खीर से भरे कटोरी को देख रहा था। वही किट्टू खीर खाने को होती है, तभी उसका खीर से भरा कटोरा कोई और ले लेता है, लेकिन जब अभय नजर खीर पर जाती है तो वह अपनी आंखें छोटी कर खीर को घूर के देखने लगता है। वही किट्टू को अब होश आता है कि कोई उसका खीर उसके नीचे से उड़ा के ले गया। मेरा खीर। वही किट्टू अपनी नजरें ऊपर उठा अपनी खीर ढूंढती है तो उसे अपनी खीर अभय के पास मिलती है, जहां अभय उसकी खीर को अजीब नजरों से घूरे जा रहा था। तभी किट्टू अपना हाथ आगे बढ़ा उस खीर की कटोरी को अभय की तरफ से लेने को होती है, तभी अभय उसके हाथों हवा में पकड़ किट्टू को घूरने लगता है, जिसे देखकर किट्टू डर जाती है। अभय को देखकर किट्टू मायूस का चेहरा बना बोली, मेरी खीर। उस खीर को दोबारा घूर जिसमें चावल से ज्यादा ड्राई फ्रूट्स नजर आ रहे थे, उसे स्पून से एक बाइक ले अपने मुंह में डालता है। तभी सोनल दादी जी बोली, है खीर कितनी मीठी है, मेरे तो दांत ही झांझ न गए। वही सुहाना बोली, और यह खीर चावल की है या ड्राई फ्रूट्स की है? कितने सारे ड्राई फ्रूट से इसमें लगता है पूरा ड्राई फ्रूट का जार ही खीर में उछल दिया। वही नैना जी मुस्कुराते हुए अपनी सास को देख रही थी। वो इंतजार कर रही थी कि उनकी सास कब किट्टू को खरी खोटी सुनाएगी, क्योंकि उनकी गलती पर उनके सास उन्हें बहुत ही सुना दिया करती थी। सभी मुश्किल से एक चम्मच खीर को घटक अपनी नजर उठा किट्टू को घूरते हुए देखते हैं, लेकिन सामने का नजारा देख सबकी आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि अभय खीर खाते हुए उन्हें सबको घूर रहा था। किट्टू अपने गुलाबी होठों पर जीभ फेर ललचाई नजरों से अभय को खीर खाते हुए देख रही थी। फिर वह अपनी मीठी आवाज में बोली, स्वीटी हबी खीर कैसी है? क्या मैं बस एक चम्मच आपकी कटोरी से खा लूं? अभय कड़कती से बोला। नो, जिसे सुन किट्टू का मुंह बन जाता है। तभी किट्टू अभय से मुंह मोड़ सामने देखती, जहां सभी उन्हें ही मुंह खोले घूर रहे, लेकिन किट्टू को नहीं अभय को मीठा खीर खाते हुए देख सभी का मुंह खुला हुआ था। जो हल्की मीठी होने से वो डीशा को साइड करवा दिया करता था, आज उसे पूरा खा रहा था, जो किसी चाशनी की तरह मीठी थी। तभी किट्टू सभी घरवाले को देखते हुए बोली, क्या आप लोग को मेरी खीर अच्छी लगी? क्योंकि स्वीटी हबी तो पूरा खीर मेरा खा गए, किसी भुक्कड़ की तरह, मुझे एक बाइट भी नहीं दिया। जिसे सुन सभी घरवाले होश में किट्टू को घूरते के देखे। वही सभी का ध्यान किट्टू की तरफ पा। वीर और हर्षवर्धन जी भी थोड़ी थोड़ी खीर ले खाने लगते हैं। तभी वीर खुश होते हुए बोला, वाह वाह भाभी, आपकी खीर किसी चाशनी की तरह मीठी और किसी ड्राई फ्रूट की खीर से कम नहीं लग रही। वाह वाह, इस नाचीज बंदे का मन कर रहा है भाभी आपके हाथ चूम लूं। आपके हाथ कहाँ है? लाइए चुम्मा जाए। जिसे सुन किट्टू खुश बोली, सच्ची? इतना कह अपने हाथ आगे बढ़ा कुर्सी से उठने की हुई। तभी अभय किट्टू के हाथ हवा में पकड़ लेता है। इस वक्त अभय की नजरें सर्द हो चुकी थी और वो वीर को घूर रहा था। वही सभी घरवाले भी वीर को घूर रहे थे, जिसे देख वीर बोला, ऐसा मैंने क्या काम कर दिया जो मेरे घरवाले मुझे घूर के यूं ऐसे देख रहे, जैसे मेरी अभी कुछ देर बाद आरती उतरेगी। तभी अभय अपनी सर्द आवाज में बोला, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट टाइम है ऑफिस के लिए तैयारी होने में। मैं तुम्हारा कार में वेट कर रहा हूँ, और फिर तुम्हारी 1 घंटे बाद अफ्रीका की फ्लाइट है, जो तुम डायरेक्ट कंपनी से ही एयरपोर्ट जा पकड़ोगे। जिसे सुन वीर अपनी आंखें बड़ी कर अपने बड़े भाई को देखा। वही सोनम दादी जी अपनी चेयर से उठ और किट्टू के पास जा उसे खानदानी सोने के कंगन पहनते हुए बोली, पहली रसोई का गिफ्ट। जिसे देख किट्टू खुश होते हुए बोली, ये मेरे लिए। जिसे देख सोनम जी अपना सर हमें हिला देती है। तभी हर्षवर्धन जी भी अपनी चेयर उठ अपने जेब में से एक कागज निकल किट्टू को पकड़ते हुए बोले, और यह मेरी तरफ से हमारी गुड़िया के लिए इतना कह। वो प्रॉपर्टी के कागज किट्टू थमा देते हैं। जिसे देख किट्टू कंफ्यूज हो बोली, ये किस लिए? क्या ये प्लेन बनाने के लिए? जिसे सुन हर्षवर्धन जी अखी बड़ी कर किट्टू को देख, क्योंकि यह कागज राजस्थान की उनकी पुरखो हवेली की प्रॉपर्टी की कागज थी, जो अभय की बीवी होने के नाते उसकी हुई। नहीं बेटा, ये प्लेन बनाने के लिए नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कागज है। जब तुम बड़ी होगी ना तब तुम्हें समझ आएगा। किट्टू तो बड़ी हो गई है ना स्वीटी हबी? जिसे सुन अभय बिना किसी इमोशन के अपनी मुंडी हमें हिला देता है। फिर अभय के पापा शिवांशी किट्टू के पास आते हैं। जिसे देख अभय की आंखें सर्द हो जाती है। वो किट्टू को ले सीधी डाइनिंग रूम हॉल में आ जाता है। वही किट्टू शिवांश जी को देख, अभी मुझे और गिफ्ट मिलने वाला था,
आप कहाँ ले जा रहे हो? जिसे सुन अभय किट्टू को देख करती से बोल, जस्ट शट, जिसे सुन किट्टू का मुंह बन जाता है। कुछ देर बाद अभय हाल में था, तभी वो अपनी सर्द आवाज में नीलम जी को बुलाया। कुछ ही देर में नीलम जी अभय के सामने सर झुकाए खड़ी थी। तभी अभय उन्हें देखा, ऑर्डर भारी लहजे में बोला, इसे मेरे रूम में छोड़ा आओ। फिर अभय किट्टू को देख बोला, और तुम चुपचाप ऊपर रूम में ही रहना और यहाँ घूमने की जरूरत नहीं है। तभी वहां रोहन आ जाता है। तभी रोहन अभय के सामने सर झुकाए बोला, बॉस हम मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं, 10 बजे हमारी विस्टर्न ग्रुप के साथ मीटिंग है। जिसे सुन अभय के शर्ट चेहरे पर कोई भाव नहीं आते। वो नीलम जी को देख इशारा करता है किट्टू को ऊपर ले जाने को। जिसे देख नीलम जी बोली, चलिए बहू रानी। इतना कह नीलम जी किट्टू को पकड़ ले जाने को हुए। वही अभय विला के बाहर की ओर चल देता है। रोहन भी उसके पीछे चल देता है। वही किट्टू अभय को बाहर जाता हुआ देख बोली, रुको स्वीटी हबी। जिसे सुन अभय के कदम विला के बाहर जाते हुए रुक जाते हैं। तभी किट्टू अभय के पास आते हुए बोली, मुझे भी अपने घर जाना है, बडी के पास। अभय की आंखें शर्द हो जाती है। वो पीछे मुड़ घूर के किट्टू को देखता है, जो अपना लहंगा पकड़े खुश हो अभय के पास आ रही थी। किट्टू अभय के पास आकर बोली, स्वीटी हबी, मुझे भी अपने घर जाना है। क्या बकवास कर रही हो, कहना चुपचाप रूम में जाओ। अब से यही तुम्हारा घर है और तुम्हें यही रहना है। जिसे सुन किट्टू अपना चेहरा ना में हिला बोली, नहीं यह मेरा घर नहीं है, मुझे अपने घर बडी के पास जाना है। तभी अभय अपनी ऊंची और कठोर आवाज में बोला, नीलम जी मैंने कहा ना इससे ऊपर लेकर जाओ। वही किट्टू अभय की बाजू को पकड़ अपना चेहरा न में हिला, रोते हुए बोली, नहीं मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है। वही रोहान हैरानी से अभय और किट्टू को देख रहा था। पहली बार अभय के सामने किसी को जिद करता हुआ देख रहा था। और वही अभय गुस्से से फटा भी नहीं था। अभय कठोरता से दांत पीस बोला, मैंने कहा ना लिटिल वाइफी अंदर जाओ, तुम कहीं नहीं जा रही। नहीं मुझे जाना है, किट्टू भी जिद करने लगी। तभी अभय किट्टू के जबड़े को पकड़ उसके चेहरे के एकदम करीब सर्द आवाज में बोला, आइंदा से मेरी बात काटने की हिम्मत मत करना, समझी? मैंने कहा ना अब तुम्हें सारी उम्र यही रहना है। वही किट्टू दर्द से सिसक रोते हुए अभय को देखी, आह अभी छोड़ो दर्द। तभी अभय किट्टू को अपनी गोद में उठा कोल्ड ओरा के साथ अंदर हाल से हो लिफ्ट की ओर बढ़ देता है। वही सभी लोग डाइनिंग रूम से हाल में आ रहे थे। हर्षवर्धन जी ऐसे यूं अभय को किट्टू को गोद में ले जाता देख कुछ बोलने को होते हैं, लेकिन उनकी नजर अभय के सर्द चेहरे पर जाती है, जिसे देख कुछ नहीं बोलते। वही किट्टू अभय की गोद में झटपट आ रही थी, लेकिन अभय के कठोर चेहरे पर कोई भाव नहीं आते। वो सीधा किट्टू को अपने मास्टर बेडरूम में ले जा बेड पर फेंक सर्द आवाज में बोला, चुपचाप यहीं बैठो, यहां से कहीं नहीं जाना है। जिसे सुन किट्टू रोते हुए बोली, नहीं मुझे जाना है। किट्टू को ऐसा जिद करता देख अभय गुस्से से अपने दांतों को भी हाथों की मुट्ठी कस लेता है। वो तुरंत रूम से बाहर जा रूम को अंदर से लॉक कर देता है। किसी की हिम्मत नहीं थी अभय के फ्लो में आ बिना परमिशन के रूम खोल सके। किट्टू को रूम लॉक कर अभय सीधा नीचे आ जाता है। सोनम दादी जी अभय को आता देख कुछ बोलने को होती है, लेकिन अभय गुस्से से सीधा विला के बाहर चला जाता है। प्रताप राजवंशी हवेली की मेन एंट्रेंस का दरवाजा खुला था और कई सारी काली कारों का काफिला एक साथ हवेली से बाहर निकलता है। वही एक विला में क की कार पार्किंग लोट में रुकती है। तभी विनय कार से जल्दी निकल क की तरफ का डोर खोलता है। क अपने डार्क एक्सप्रेशन के साथ कार से बाहर निकाल अपने कोट को ठीक कर पैलेस के अंदर अपने कदम रखता है। क पैलेस उस बड़े से अलीशा हॉल में जैसे ही आता है, तभी एक सर्वेंट घबराते हुए क के पास हकलाते हुए बोला, साहब साहब। वही क को अपनी बेबी डॉल के पास जाने की जल्दी थी। नौकर के ऐसे उसे रोकने से उसे गुस्सा आ जाता है। ऊपर से नौकर को ऐसे हकला के बोलता देख एके अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, साहब साहब बोलोगे तो सीधा ऊपर भगवान वाले साहब के दर्शन करा दूंगा। जिसे सुन नौकर अपनी आंखें बड़ी कर डर से क को देखता है। उसे पता था एके जो कहता है वो करता है, इसलिए वो डरते हुए नौकर आगे बोला, मैम साहब ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। जिससे सुन एके के भाव कठोर और डरावने हो जाते हैं। तभी गन शॉट चलने की आवाज आती है। वही ये देख विनय की आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो नौकर इस वक्त फ्लो में पड़ा हुआ था, क्योंकि एके ने बिना देखे हेडशॉट मारा था, जिससे उस नौकर के माथे में सीधे गोली जा लगी थी। तभी एके अपने दांत पीसते हुए बोला, मेरी बेबी डॉल ने सुबह से कोई खाना नहीं और यह मुझे अब बता रहा है। इतना कहकर बिना किसी पर ध्यान दिए वो सीधा अपने रूम की ओर चल देता है। जोरदार आवाज के साथ क के मास्टर बेडरूम का दरवाजा खुलता है। चैप्टर 31 बेबी डॉल तुम्हारे साथ फर्स्ट नाइट बना रोमांस करना है, वाइल्ड किस। जिसे सुन नौकर अपनी आंखें बड़ी कर डर से क को देखता है। उसे पता था एके जो कहता है वो करता है, इसलिए वो डरते हुए नौकर आगे बोला, मैम साहब ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। जिससे सुन एके के भाव कठोर और डरावने हो जाते हैं। तभी गन शॉट चलने की आवाज आती है। वही ये देख विनय की आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो नौकर इस वक्त फ्लो में पड़ा हुआ था, क्योंकि एके ने बिना देखे हेडशॉट मारा था, जिससे उस नौकर के माथे में सीधे गोली जा लगी थी। तभी एके अपने दांत पीसते हुए बोला, मेरी बेबी डॉल ने सुबह से कोई खाना नहीं और यह मुझे अब बता रहा है। इतना कहकर बिना किसी पर ध्यान दिए वो सीधा अपने रूम की ओर चल देता है। जोरदार आवाज के साथ क के मास्टर बेडरूम का दरवाजा खुलता है।
का अपनी नजर रूम के चारों तरफ घूम के देखता है, जहां सिर्फ अंधेरा ही था। उस रूम में एक पीली सी हल्की डिम लाइट रोशन ही जल रही थी। तभी का की नजर बेड पर जाती है, जहां उसकी बेबी डॉल नहीं थी, जिसे देख उसका ओरा सर्द हो जाता है। तभी का अपनी सर्द आवाज में बोला, बेबी डॉल तुम कहाँ हो? तुम्हें अगर मैं ढूंढने पर आया तो फिर तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। वो इतना कह अपने कदम रूम में एंटर कर अपनी चिल जैसी नजरें चारों तरफ घूमा। किसी बाज की तरह आहरा को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वही आहरा जो कब्र के पीछे छुपी हुई थी, वो अपनी होठों पर हाथ रख फ्लावर वॉश अपनी पकड़ मजबूत कर देती है। तभी का की नजर ड्रेसिंग मिरर पर जाती है, जहां उसे किसी की काली छवि नजर आती है, जिसे देख उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कुराहट तैर जाती है। लेकिन वो उसी तरह इग्नोर कर अपनी सर्द आवाज में आहरा को अपने पास बुलाते हुए बोला, बेबी डॉल तुम कहाँ हो? इतना कह वो अपने कदम कब्र की ओर बढ़ा देता है। क जैसे ही कब्र के पास पहुंचता, तभी एक कलासाया उतनी ही तेजी से उस फ्लावर को क के सर पर वार करने का होता है, लेकिन उतना ही क किसी चीते की तरह तेज था। वो उतनी ही तेजी से उस काला साया के हाथों को पकड़ उसकी पीठ से लगा देता है, जिससे वो फ्लावर वास जोर की आवाज के साथ फ्लो पर जाकर टूट जाता है। वही एके आहरा के हाथों को उतनी ही मजबूती से पकड़ मोर उसके पीठ पर लगा उसे अपने एकदम करीब करता है। इस वक्त आहरा और एके दूसरे के एकदम बहुत ही करीब थे। तभी एके आहरा के बालों को मजबूती से पकड़ उसके चेहरे को ऊपर की ओर उठाओ उसके एकदम करीब हो अपनी डीप वॉइस में बोला, बेबी डॉल तुम्हें तो बहुत हिम्मत आ गई जो तुम अपने पति पर ही हाथ उठाओ। मैंने तो सुना था पति पत्नी के लिए स्वामी के समान होता है, खरोच भी आ जाए तो पत्नी को तकलीफ होती है, लेकिन यहाँ तो पत्नी ही पति को तकलीफ दे रही है। जिसे सुन आहरा दर्द और गुस्से से बोली, तुम मेरे पति नहीं हो, जबरदस्ती की है मेरे साथ। इतना कह वो अपना चेहरा दूसरी ओर कर लेती है, जिसे देख का की आईब्रो सिकुड़ जाती है। इंटरेस्टिंग। तभी एके आहरा को अपनी गोद में उठा बोला, बेबी डॉल हमने तो कल अपनी सुहागरात बनाई नहीं थी, चलो आज मनाते हैं। जिसे सुन आहरा की आंखें बड़ी हो जाती है। वह डरते हुए का को देख उसकी गोद में छटपटाने लगती है, नहीं तुम मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, छोड़ो। वही एके बिना किसी इमोशन अपने कदम बेड की ओर बढ़ा देता है। एके बेड के करीब आहरा को बेड पर फेंक देता है, जिससे आहरा की चीख निकल जाती है। वही एके आहरा को देखते हुए अपने कोट को उतार फ्लो पर गिरा देता है, फिर अपनी स्लीव की बटन को खोल उसे फोल्ड कर अपनी शर्ट के 3 बटन खोल देता है, जिससे उसकी मस्कुलर चेस्ट पर कोबरा टैटू दिखने लगता है। जिससे एके उसे डिम लाइट की रोशनी में ब्लैक शर्ट के 3 बटन खुले हुए थे, उसके सर के बाल माथे पर आ रहे थे, जो उसे और भी ज्यादा हॉट एंड अट्रैक्टिव बना रहे थे। वहीं आरहा क को कपड़े उतारते देख वो डरते हुए बेड के पीछे हो बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? जिसे सुनकर जो हर वक्त आहरा को ही जुनून के साथ देख रहा था, उसकी बात सुन डीप वॉइस में बोला, तुम्हारा पति अपने कपड़े उतार रहा है क्योंकि मुझे अपनी बीवी के साथ फर्स्ट नाइट वाला रोमांस करना है। वही एके की ऐसी बेशर्मी वाली बातें सुन आहरा का चेहरा गुस्सा से भर जाता है। वो तुरंत बेड उठ बाहर की ओर भागने को होती है, तभी उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि एके उतनी ही फुर्ती से बेड पर आहरा के पैरों से पकड़ उसे खींच अपने नीचे कर लेता है। वही आहरा अपनी आंखें डर से कस के बंद की हुई थी। तभी का उस डिम लाइट की रोशनी में आहरा का डरा हुआ गोरा लाल चेहरा बड़े गौर और शिद्दत से देख रहा था, जिसने इस वक्त अपनी आंखें कस के मूंदी हुई थी। तभी का अपने सख्त हाथ को आहरा के मुलायम चेहरे पर रख उसके गालों को अपने रफ अंगूठे से सहला ऊपर की ओर बढ़ उसकी आंखों की तितली नुमा फड़फड़ाती घनी पलक को छू होले से अंगूठे को नीचे की ओर बढ़ा उसके गुस्से से हुए गुलाबी नाक को छू अपने खुरदुरे अंगूठे से उसके गुलाब की पंखुड़ी नुमा मुलायम होठों पर आ रुक जाती है, जिसे महसूस कर आहरा अंदर तक कैपते हुए सिहर जाती है। वो अपनी आंखें खोल सामने देखती है तो का भावहीन चेहरा अपने एकदम करीब पाती है, जो उसे अपनी इमोशंस ठंडी ग्रीन आंखों से जुनून लिए देख रहा था। एके उसकी मुलायम होठों पर अपने अंगूठी को चला सरगोशी भर के डीप वॉइस में बोला, उस ऊपर वाले ने भी तुझे क्या हुस्न दिया है, जिसे एक बार भी देखूं तो ऐसा लगे उसे 100 बार भी देखा तो कम लगे। जिससे सुन आहरा एके की ग्रीन आंखों में देख खुशी जाती है। तभी एके एक पल भी ना गवा अपने सख्त होठ आहरा के मुलायम होठों से जोड़ देता है, जिसे महसूस कर आहार की भूरी आंखें बड़ी हो जाती है। वही एके आहरा के मुलायम और मीठी होठों को पागल सा हो जाता है। वो उसे शिद्दत के साथ किस करने लगता है। वही आहरा उसके नीचे छटपटाना लगती है। वह अपने दोनों हाथों से के सख्त सीने पर मुके बरसा उसे दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बर्बाद जा रही थी। वही के हाथ आहरा के शरीर पर चलते हुए उसकी कुर्ती के अंदर जा कमर को पकड़ अपने और करीब कर लेता है। उसकी किस और भी ज्यादा डीप और पैशनेट किस में बदल चुकी थी। वो उसके निचले होठों को अपने दोनों होठों के बीच फंसा चूम रहा था। तभी के हाथ आहरा के कुर्ती ऊपर से पीठ पर चलते हुए शूट की जिपा खोल देता है, जिसे महसूस कर आहर की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाती है, लेकिन का मजबूत भरी भरकम शरीर के आगे वो कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी आहरा की सांस उसे उखड़ती हुई महसूस होती है, क्योंकि एके उसे एक पल भी नहीं छोड़ता है। जिसे महसूस कर एके उसके होठों को एक बाइट कर छोड़ अपने होंठ उसके नेक पर चूमते हुए नीचे की ओर बढ़ उसके सूट की बाजू कंधे से अलग कर अपने होंठ उसके कंधों पर रख देता है, उसे चूमने लगता है।
वहीं आरहा खुद को बेसहारा महसूस कर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी एके को आहारा के रोते हुए सिसकने की आवाज आने लगती है, जिसे क के होंठ आहार के कंधों को चूमते हुए रुक जाते हैं। वह अपना चेहरा ऊपर उठा देखता है तो इस वक्त हरा रो रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह तकिए को गीला कर रहे थे। उसका चेहरा रो रो कर लाल हो चुका था, जिसे देखकर तुरंत हरा के ऊपर उठ तुरंत उसे अपनी गोद में बैठ जाता है, जिसे महसूस कर आरहा के सीने में सिमट फुट फुट रोने लगती है, जिसे देखकर अपनी ठंडे ओरा के साथ उसके बालों को सहलाने लगता है। कुछ पल दोनों इस तरह एक दूसरे से लिपटे हुए रहते हैं। तभी हरा रोते हुए शांत हो चुकी थी। तभी उसे महसूस होता है कि वह इस वक्त एके की मजबूत बाहों में है, जिसे देख वो उसकी बाहों में चटपटाने से लगती है और उससे दूर होने की कोशिश करती है, जिसे देख क की आईब्रो सिकुड़ जाती है। वो अपना चेहरा नीचे आहरा को देखकर सर्द मगर कर्कश आवाज में बोला, दूर होने की कोशिश भी मत करो बेबी डॉल, फिर तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। तुमने सुबह से कुछ खाया क्यों नहीं है? ये तुम्हारी सबसे पहली और आखिरी बड़ी गलती थी। आइंदा से ये गलती नहीं होनी चाहिए, वरना तुम मुझे अच्छे से जानती हो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। उसी तरह बैठे हुए अपने पेंट की पॉकेट से फोन निकलता है। विनय के नंबर पर कॉल लगा। जब दूसरी तरफ से फोन उठाता है तभी का अपने सर्द आवाज में बोला, मुझे 5 मिनट के अंदर डिनर मेरे रूम में चाहिए। इतना कहकर फोन को कटकर बेदर्दी ढंग से फेंक देता है। फिर वह आहरा को देखता है जो उसकी बाहों में शांति बैठी हुई थी। तभी का अपने हाथ आहरा की खुली हुई पीठ सहला जीप पर ले जाता है, जिसे महसूस कर हरा सिहरते हुए डर से को देखी। तभी का उसी के आंखों में बिना इमोशन के देखते हुए उसके जीप को बंद कर देता है, जिसे महसूस कर आहार अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ ही पल में डिनर एके के रूम में रख सर्वेंट जा चुके थे। तभी एके बेड उतर हरा को अपनी गोद में उठा लेता है, जिसे देख आरहा उसकी गोद में छटपटाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, मैं खुद चल सकती हूँ। जिसे सुन एके बिना हरा की ओर देखी अपने कदम सोफे की ओर बढ़ा देता है। खुद को इग्नोर होता देख आरहा गुस्से से बोली, छोड़ो। वही का सोफे के पास जा आहार को सोफे पर बैठा खुद सोफे पर बैठ जाता है। वहीं आरहा का को अपने बाजू में बैठता हुआ देख वो उसे दूर हो जाती है, जिसे महसूस कर की आंखें छोटी हो जाती है। वो उसे अपनी ओर खींच अपने एकदम करीब कर उसकी कमर पर पकड़ मजबूत करते हुए बोला, बेबी डॉल मैंने कहा ना, मुझे अब तुम दूर कभी नहीं जा सकती। कुछ देर बाद एके के हाथ में प्लेट थी। वो आहरा की तरफ स्पून कर बोला, खाओ बेबी डॉल। जिसे देख हरा एके को घूरते हुए बोली, मैं खुद खा सकती हूँ। इतना कह अपना चेहरा फिर से दूसरी ओर फेरने को हुई। तभी का उसका चेहरा पकड़ उसकी गालों को मजबूती से पकड़ उसके दोनों होठों को खोलते हुए चम्मच जबरदस्ती उसके मुंह में डाल देते हैं। वहीं आरहा गुस्से से अपना चेहरा इधर उधर करती है, लेकिन सांस न मिलने पर निवाले को घटना पड़ता है, जिसे देखकर टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, बेबी डॉल तुम्हें सिर्फ मेरी बातें माननी है। जिसे सुना आहरा अपनी गली आंखों से को देखी, जिसे देखकर उसके गालों पर बह रही आंसू को अपने अंगूठे से पोंछ लिखकर बोला, बेबी डॉल ये कीमती है, इसे अभी वेस्ट मत करो। वहीं प्रताप राजवंश अंपायर कंपनी में अभय का 32वें फ्लोर केबिन। इस वक्त अभय अपनी किंग्स चेयर पर अपनी सर्द और के साथ बैठा हुआ था। उसकी ग्रे ठंडी आंखें इस वक्त लैपटॉप की स्क्रीन में थी, जिसमें उसके रूम का लाइव फुटेज शो हो रहा था, जहां किट्टू उसके बेड पर रोते हुई दुबक के अब सो चुकी थी। तभी अभय की केबिन का डोर नॉक होता है, जिसे सुन अभय का चेहरा पहले की तरह सर्द हो जाता है। तभी रोहन अभय का परमिशन ले अंदर आता है। रोहन अपना सर झुकाए अभय को देख बोला, सर क्लाइंट आ चुके, मीटिंग 10 मिनट बाद मीटिंग चालू होने वाली है। जिसे सुन अभय अपनी कोल्ड वॉइस में सिर्फ हम बोला। अभय एक नजर लैपटॉप की स्क्रीन में किट्टू का सोते हुए देख चेयर उठ अपने सूट को ठीक करता है और वह अपने केबिन से बाहर निकल जाता है। तभी लैपटॉप की स्क्रीन में किट्टू अचानक से उठ बेड पर बैठ जाती है और वह एक तक कैमरे की ओर अपनी नीली आंखों से देखने लगती है। चैप्टर 32 किट्टू की मुंह दिखाई और बवाल, किट्टू का हवेली और अभय से दूर भागना जाना। तभी अभय की केबिन का डोर नॉक होता है, जिसे सुन अभय का चेहरा पहले की तरह सर्द हो जाता है। तभी रोहन अभय का परमिशन ले अंदर आता है। रोहन अपना सर झुकाए अभय को देख बोला, सर क्लाइंट आ चुके, मीटिंग 10 मिनट बाद मीटिंग चालू होने वाली है। जिसे सुन अभय अपनी कोल्ड वॉइस में सिर्फ हम बोला। अभय एक नजर लैपटॉप की स्क्रीन में किट्टू का सोते हुए देख चेयर उठ अपने सूट को ठीक करता है और वह अपने केबिन से बाहर निकल जाता है। तभी लैपटॉप की स्क्रीन में किट्टू अचानक से उठ बेड पर बैठ जाती है और वह एक तक कैमरे की ओर अपनी नीली आंखों से देखने लगती है। वहीं प्रताप राजवंश हवेली में अभय का मास्टर बेडरूम। किट्टू एक टक उस कैमरे को देख रही थी। तभी उस कैमरे की लाल जल रही छोटी सी लाइट बंद हो जाती है, जिससे ये पता चलता है कि कैमरा बंद हो चुका है। तभी कैमरा खुद ब खुद दूसरी तरफ मुड़ जाता है। तभी किट्टू बेड से उठ दरवाजे की ओर बढ़ जाती है। इस वक्त किट्टू के चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं थे। तभी किट्टू उस लोग दरवाजे को घूरती है। तभी बंद दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और सामने से नैना जी नजर आती है। तभी किट्टू अपने रुआसी चेहरे के साथ नैना जी को देखी, जिसे देख नैना जी मुंह बना बोली, तुम्हारा रोना हो गया होता, चलो सभी तुम्हें देखने आए हैं और अभी तक तुम तैयार नहीं हो। इतना कह नैना जी किट्टू को साइड कर रूम के अंदर आती है। तभी नैना जी की नजर सोफे टेबल की राखी उस बड़े से थाल पर जाती है, जिसमें खानदानी जेवरात रखे हुए थे, जो सोनम दादी जी किट्टू को देख कर गई थी।
जिसे देख वो काफी महंगी और खानदानी जेवर थे। जिसे देख नैना जी दांत पीसते हुए खुद से ही बोली, इस बुढ़िया ने पागल को इतने महंगी गहने दिए हुए हैं। तभी किट्टू रूसी आवाज में बोली, बैड आंटी मुझे अपने बडी के यहाँ जाना है। जिसे सुन नैना जी गुस्से से किट्टू को देखी। उनके दिमाग कुछ खुराफाती आता है। वो किट्टू को देख बोली, मुझे तुम्हें देख बहुत दया आ रहा है। उसने तुम्हें तुम्हारे घर नहीं जाने दिया। अभय बहुत ही ज्यादा निर्दय और जानवर किस्म का इंसान है। उसे किसी की भी फीलिंग से फर्क नहीं पड़ता। पता है तुम्हारे बड़ी तुम्हें लेने आए थे, लेकिन उन्हें भी अभय ने रुलाते हुए भगा दिया था। जिसे सुन किट्टू अपनी गीली आंखों से नैना जी को देख, सच्ची बड़ी मुझे लेने आए थे। जिसे सुन नैना जी किट्टू को देख बोली, तो तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? लेकिन अभय ने उन्हें बड़ी बुरी तरीके से भगा दिया। वो बेचारे रो रहे थे। जिसे सुन किट्टू और भी ज्यादा उदास मासूमियत से बोली, यह अभय कौन है? आप मुझे उनके बारे में बताइए। मैं स्वीटी हबी को उनकी कंप्लेंट करूंगी। जिसे सुन नैना जी घूर के किट्टू को देखी, जैसे वो किट्टू को कच्चा ही खाई जाएगी। वो उसके सामने उतनी देर से अभय की बुराई कर रही थी, और यह अभय को ही नहीं जानती अपने पति को। कुछ देर बाद नैना जी किट्टू को पकड़ नीचे ला रही थी। वही किट्टू ने इस वक्त अपने सर पर घूंघट रखा हुआ था, जिससे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। वही हाल में कुछ रिश्तेदार साथ ही नामी बिजनेसमैन की बीवियां थी। सोनम दादी जी किट्टू को आता देख मुस्कुरा देती है। वही किट्टू इरिटेट हो बोली, बैड आंटी आप क्या कर रही है? मैं गिर जाऊंगी, यह अंधेरा ही अंधेरा है। मुझे दुनिया दिख ही नहीं रहा है। क्या मैं इस पर्दे को हटा लूं? नैना जी किट्टू की बात सुन उसे घूरते हुए बोली, नहीं तुम घूंघट को नहीं हटा सकती, मैंने कहा ना, दूसरे लोग तुम्हारा घूंघट उठाएंगे। कुछ देर बाद किट्टू को नैना जी हॉल में ला सोफे पर बैठा देती है। वही रिश्तेदार किट्टू को देख हंस भी रहे थे और बातें कर रहे थे, क्योंकि उनमें से कुछ चुनिंदा लोग शादी में शामिल थे। तभी उनमें से शिखा भारद्वाज, जो नामी बिजनेसमैन शिव भारद्वाज की बीवी थी, किट्टू का घूंघट उठा किट्टू का चेहरा देखती है, जो उसे ही अपनी नीली आंखें उठा टुकुर टुकुर देखने लगती है। इस वक्त किट्टू दुल्हन की तरह तैयार थी। नाक का नथ और छोटा सा मांग टीका और हल्की सी बिंदी उसके गुलाबी होठों, साथ ही किट्टू का गोरा हल्का गुलाबी चेहरा, जो उसे और खूबसूरत बनाता था। किट्टू को खूबसूरती देख शिखा भारद्वाज का मुंह बन जाता है। वो किट्टू को गिफ्ट देते हुए मुंह ऐट नैना जी की तरफ देख हंसते हुए तंज कस बोली, बहुत तेरी अच्छी है, लेकिन मेरी बेटी से कम। मैं तो कहा था तुझे मेरी बेटी से शादी करने को, अपने अभय बेटे से, लेकिन नहीं, तुझे तो सिंघाने की बेटी से करवानी थी। भाग गई ना तुम सबकी बदनामी कर। वैसे इस लड़की की उम्र 18 तो है ना, कि अभय ने इस उम्र में बाल विवाह कर ली। जिसे सुन सोनम दादी जी घूर के शिखा भारद्वाज को देखी। नैना जी अपनी दोस्त की बात सुन मायूस होने का नाटक करते हुए बोली, नहीं शिखा, ये 18 साल की शादी वाले दिन ही हो गई थी। अभय ने बाल विवाह नहीं किया है। मैंने तो माँ जी को बोला ही था, लेकिन क्योंकि सोनम दादी जी उन्हें ही घूर के देख रही थी, वही बाकी औरतें भी उनकी बातें गौर से सुन रही थी, क्योंकि अभय की शादी किन्हीं चुनिंदा खास लोग को बुलाया गया था। तभी सोनम दादी जी किट्टू के पास जा उसका चेहरा पकड़ प्यार से सहला एक खूबसूरत सा नेकलेस का पीस किट्टू के गोद में रख बोली, लेकिन शिखा तुम कुछ भी कहो, खूबसूरती तो सादगी और बिना मेकअप के ही होती है। और देखो मेरी बच्ची को, इसने एक भी मेकअप नहीं लगाया। और तुम्हारी बेटी तो बिना मेकअप के बाथरूम भी जाती है कि नहीं? रही उम्र की बात, तो रिश्ता उम्र से नहीं प्यार से चलता है। और हमें और हमारे पति को ही देख लीजिए, उनके और हमारे बीच 10 साल का फंसता है, लेकिन उनकी और हमारे बीच का रिश्ता तो आप सभी जानते हैं। जिसे सुन शिखा भारद्वाज सोनम जी को गुस्से का घुट पी शर्मिंदगी से देखी, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि उनकी इतनी औकात नहीं थी कि वो सोनम दादी के खिलाफ कुछ कह सके। सोनम दादी जी की बातें सुन बाकी औरतों का भी मुंह बंद हो जाता है। सभी किट्टू को देख उसके गोद में गिफ्ट डालते जा रहे थे। वही किट्टू इतनी सारी गिफ्ट देख खुश हो रही थी। वही उस बड़े से हॉल में काम करने वाले सभी सर्वेंट अपने हाथों में ट्रे लिए जूस तो कहीं खान की चीज सर्व कर रहे थे। तभी किट्टू को अपने नाकों में खाने की खुशबू आती है, जिसे महसूस कर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो सामने एक वेटर उसे जूस की अलग अलग कलर की जूस ट्रे में ले जाते हुए दिखा। दूसरा वेटर दिखा जिसके हाथों में बहुत सारी फ्रूट की ट्रे और किसी के हाथों में पनीर रोस्टेड था। जिसे देख किट्टू अपने होंठ पर जीभ फिरती है। जिसे देख किट्टू खुद ब खुद खड़ी हो जाती है, जिस वजह से उसके गोद में रखा सारा गिफ्ट फ्लो पर गिर जाता है। वही सब हैरानी से किट्टू को देखने लगते हैं, लेकिन किट्टू का ध्यान तो सामने वेटर पर था। वह लाल पीले ऑरेंज जूस को देख खुशी से वेटर को रोक बोली, भैया ये क्या है? जिसे सुन वेटर मुस्कुरा बोला, मैम ये जूस है। इतना कह वो ट्रे सामने कर देता है। वही किट्टू एक साथ 2 गिलास उठा ऑरेंज और एक रेड कलर लेती है। वो कंफ्यूजन से उन दोनों गिलासों को एक साथ देखती है कि पहले वो कौन सा पिए। तभी उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है और वह खुद पर अप्लाई करते हुए दोनों गिलास को साथ में होठों से लगा दोनों को पीने लगती है, जिससे जूस कुछ नीचे की ओर उसके गले से उसकी क्लीवेज के साथ उसके ब्लाउज को गीला कर रहा था। वही सभी लोग हैरानी से किट्टू को देख रहे थे। वही नैना जी किट्टू ये हरकत देख मुस्कुराते हुए खुद से बोली, मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इस लड़की ने तो खुद ही अपनी बेइज्जती कर ली। वही शिखा हैरानी से किट्टू को देख नैना जी को देख बोली, अरे ये लड़की क्या कर रही है? जिसे देख नैना जी बोली, अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, ये लड़की
तभी सोनम जी बोली, मुंह दिखाई का रस्म हो गया है और हम सभी से अब निवेदन चाहते हैं। कुछ ही देर बाद गेस्ट वहां से जा चुके थे। वही सोनम जी घूर के किट्टू को देख रही थी, जो अपने दोनों छोटे हाथ को उलझाए चेहरा डर से नीचे की हुई थी। तुमने यह क्या किया? अब सब तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे होंगे और साथ ही हमारे पोते के बारे में। जिसे सुन किट्टू मासूमियत सोनम जी को देखा बोली, मैंने क्या किया, मुझे बस प्यास लगी थी। तभी नैना जी गुस्से में बोली, माँ जी, मैंने तो पहले ही कहा था, इस पागल लड़की। नैना जी इतना कह रुक जाती है, क्योंकि सोनम जी उन्हें घूर के देख रही थी। तभी नैना जी अपने बात संभल आगे बोली, मैंने कहा था ना कि आपको इसकी मुंह दिखाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप इसकी हरकतों तो अच्छे से जानती थी। साथ ही आप तो शिखा और कमलेश्वरी शाह को तो अच्छे से जानती है। वह हमारी बदनामी करने का बस मौका ढूंढते रहती है, और आज इस लड़की ने उन्हें यही मौका दे दिया। जिसे सुन सोनम जी कुछ नहीं कहती है। सोनम जी किट्टू को देख प्यार से समझा बोली, देखो बच्चा, तुमने जो आज गलती की है वह आइंदा से नहीं होनी चाहिए। तुम बड़ी हो चुकी हो और अब तुम्हारी शादी भी हो चुकी है, जिसके साथ तुम इस हवेली की बड़ी बहू, और साथ ही कुछ साल बाद तुम्हें इस हवेली को चलना है। जिसे सुन नैना जी गुस्से और हैरानी से सोनम दादी जी को देख अपने हाथों की मुट्ठी कस लेती है। सोनम जी किट्टू को देख बोली, बड़ी बहू तुम अब अपने कमरे में जा सकती हो। जिसे सुन किट्टू सोनम जी को देख बोली, व्हाइट बालों वाली दादी जी, मुझे स्वीटी हबी के रूम में नहीं जाना। वो गंदे हैं, वो बहुत ज्यादा मुझे डांटते हैं और अपनी वो कांची आंखों से मुझे हमेशा घूर के डराते रहते हैं। मुझे अपने बड़ी के पास जाना है। जिसे सुन सोनम जी तो पहले किट्टू को घूर के देखी, लेकिन वो जानती थी वो अभी बच्ची है, इसलिए वो किट्टू को समझाते हुए बोली, देखो बेटा, अब से यही तुम्हारा घर है। तुम्हें जब अपने परिवार से मिलना होगा तुम जा सकती हो, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि तुम्हें अभय ने परमिशन नहीं दी और उसके खिलाफ इस घर में कोई भी नहीं जा सकता, मैं भी नहीं। जिसे सुन किट्टू रुआसी हो सोनम जी को देखी, जिसे देख सोनम जी को अच्छा नहीं लगता है। वो किट्टू के पास जाओ उसके गालों को सहला बोली, तो क्या हुआ, तुम अपने घर नहीं जा सकती, लेकिन हम सब है ना तुम्हारी परिवार की तरह, और तुम्हें जब भी अभय डांटे या कुछ भी कहे तो तुम हमें बताना, उसकी शिकायत हमें करना, फिर हम अभय को अच्छी सजा देंगे। तभी वहां पर सर्वेंट आती है और सोनम जी को एक चाबी पकड़ाते हुए बोला, दादी जी यह रही हवेली के पीछे के रास्ते की चाबी। जिसे सुन सोनम दादी नीलम नौकरानी को देख बोली, तुमने हवेली के पीछे से आने का दरवाजा अच्छे से तो बंद कर दिया है ना, वरना कहीं कोई चोर भी आ सकता है। जिसे सुन नीलम बोली, नहीं दादी, हमने अच्छे से बंद कर दिया है। जिसे सुन सोनम जी नौकरानी से उस चाबी को ले अपनी कमर में टाकी चाबी के गुच्छे में फंसा लेती है। वही किट्टू नीलम और सोनम दादी की बातें बड़े गौर से सुन रही थी और साथ ही दादी की कमर में लगी चाबी के गुच्छों को गौर से देख रही थी। जिसे देख उसके मायूस चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। 10 बजे रात का वक्त हो चुका था। किट्टू अपने कमरे से चुपके निकाल हवेली की हाल में आ चुकी थी। इस वक्त कोई भी वहां पर नहीं था, सभी सर्वेंट क्वार्टर जा चुकी थी। तभी किट्टू हाल के आगे की ओर मेन गेट की ओर न जा, हवेली के पीछे की ओर जाने वाले कॉरिडोर से हो हवेली के पीछे रास्ते की ओर आ जाती है। तभी किट्टू की नजरें वॉल पर लगी उस कैमरे पर नजर जाती है जो इस वक्त चालू थी। तभी किट्टू कैमरे को घुरी, जिससे कैमरा दूसरी ओर मुड़ जाता है। जिसे देख किट्टू फिर उस बड़े से दरवाजे को देखी जिस पर ताले लगे थे, फिर अपने हाथों में उस चाबी को देखी। जिसे देख किट्टू मुस्कुराए, उस चाबी को वह अचानक अपनी मुट्ठी से छोड़ फ्लोर पर गिरा देती है। फिर वो उस दरवाजे पर लगे बड़े से ताले को घूरती है, जिसे ताला खुद ब खुद खुल जाता है। जिसे देख वो मुस्कुरा देती है। चैप्टर 33 लिटिल वाइफी, तुम्हें आज के सुबह का सूरज मेरी बाहों में ही देखना होगा। रात के 11 बजे का वक्त, राजवंशी हवेली कारों का काफिला एक साथ अंदर इंटर करता है। तभी एक गार्ड तुरंत कार से निकाल अभय की ओर का दरवाजा खोलता है। अभय अपने कोट को ठीक कर अपने एरोगेंट ओरा के साथ कार से बाहर निकाल हवेली के अंदर इंटर करता है। अभय लिफ्ट से निकाल अपने रूम की ओर बाढ़ देता है। अभय अपने रूम का दरवाजा खोल रूम में इंटर करता है। रूम में इस वक्त अंधेरा था, साथ ही हल्की सी डिम लाइट जल रही थी, लेकिन साथ ही रूम में इस वक्त कुछ ज्यादा ही शांति थी। जिसे देख अभय ओरा सख्त हो जाता है। उसकी ग्रे आइज सबसे पहले बेड पर जाती है, जिसे वो कब से देखना चाहता था। वही अभय को बेड पर उभरी हुई सी आकृति दिखती है, जिसे देख वो अपने लंबे कदम बेड की ओर बढ़ा देता है। सोती हुई किट्टू को देख अभय बर्फ सी ठंडी आवाज में बोला, लिटिल वाइफी। लेकिन किट्टू की कोई हलचल या आवाज नशा अभय ब्लैंकेट को किट्टू के ऊपर से हटा देता है। लेकिन सामने का नजारा देख उसकी आंखें सर्द हो जाती है, क्योंकि वहां किट्टू नहीं थी, उसकी जगह पिलो था। जिसे देख अभय तुरंत ब्लैंकेट को गुस्से से बेड से हटा फ्लो पर फेंक देता है, तो उसे 2 पिलो सीधे रखा हुआ था, जैसे कोई सो रहा हो। जिसे देख अभय गुर्राया, लिटिल वाइफी। तभी अभय की नजर पिलो पर रखी उस छोटी सी व्हाइट नोट पर जाती है। जिसे देख अभय की आईब्रो सिकुड़ जाती है। वो उस नोट को उठा पड़ता है, जिसमें एक प्यारी सी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था, बाय बाय स्वीटी हबी, ओपन माउथ स्माइल स्माइल। जिसे पढ़ अभय की पकड़ उस नोट पर कस जाती है। वो उन्हें अपनी मुट्ठियों में बुरी तरह से मसल देता है। लिटिल वाइफी, अगर तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश या अपने सपनों में भी सोचा होगा तो तुम्हारा हर्ष बहुत बुरा होगा। इतना कह वो चीख, लिटिल वाइफी। लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिलता।
जिसे देख अभय अपने कदम तेजी से बढ़ा वॉशरूम की ओर आ जाता है। तभी एक धाम की आवाज के साथ वॉशरूम का डोर खुलता है। उसे बड़े से आलीशान बाथरूम में अभय अपनी बजसी तेज नजरें घुमा लिटिल वाइफी को देखा है। अभय जैसे जैसे किट्टू को ढूंढ रहा था, वैसे ही उसका ऑरा और भी ज्यादा सर्द होते जा रहा था। वही रूम में अभय फोन पर महल के हेड गार्ड को अपने शर्द लहजे में बोला, विला की सिक्योरिटी टाइट कर दो, कोई परिंदा यहां से पर भी ना मार सके। मुझे वह चाहिए। अगर तुम लोग की गलती की वजह से वह यहां से गई तो तुम सबकी लाशें बीचेगी। जिसे सुन फोन की दूसरी तरफ का हेड गार्ड डर से कांप जाता है। जी बॉस। वही रोड पर रोहन आराम से ड्राइव कर घर की ओर जा रहा था। आज मीटिंग की वजह से वो अभय के साथ ही लेट तक काम करते रहा। अब वो घर जा सुकून से बात ले सोना चाहता था। तभी उसका फोन रिंग किया, जिसे तो वो पहले उसने इग्नोर कर कार ड्राइव कर रहा था। फोन बार बार रिंग करता देख रोहन गुस्से से गाली दे उस शख्स को कोश बोला, कौन है बेसाला जो मुझे सुकून के कुछ पाल जीने नहीं देना चाहता। एक तो मेरा बॉस जो मुझे दिन रात काम करवाता है, एक यही वक्त होता है जो मुझे उस जल्लाद से छुटकारा मिलती है। तभी उसका ध्यान फिर से फोन की रिंग करने की वजह से टूटता है, जिसे सुन रोहन झल्लाते हुए कोट की जेब से फोन निकाल कान पर लगा। इरिटेट हो बोला, कौन है बे जो मुझे इतनी रात के फोन कर रहा है। एक मेरा बॉस मेरा खून कम पिता है जो तुम। तभी अभय अपनी सर्द आवाज में बोला, तुम मुझे 10 मिनट के अंदर मेरे सामने खड़े चाहिए। इतना बोल वो बिना रोहन के जवाब का इंतजार किया फोन कट कर देता है। वही रोहन को तो जैसे कोई सदमा मार गया। वो किसी मूर्ति की तरह वैसे ही अपने कान में फोन लगाए कार ड्राइव कर रहा था। तभी अचानक एक कार उसके कार के सामने आ जाती है, जिससे वो होश में आता है, लेकिन कार उसके बहुत करीब आ चुकी थी। जिसे देख रोहन कार जल्दी से दूसरी तरफ मोड़ता है, जिससे कार सीधा पेड़ से जा टकराती है। कुछ देर बाद अभय किसी राजा की तरह एक पैर पर दूसरा पेड़ चढ़ाए बैठा हुआ था। उसकी सर्द आंखें इस वक्त फोन स्क्रीन को घूर रही थी, क्योंकि वही स्क्रीन पर उसे वक्त का वीडियो चल रहा था जिस वक्त उसने किट्टू को रूम में बंद किया था। उसी दोपहर के वक्त का किट्टू आखिरी वीडियो था, जिसमें किट्टू अपनी नीली आंखों से कैमरे को बिना किसी इमोशन के घूर रही थी। तभी कैमरा खुद ब खुद बंद हो जाता है, साथ में किट्टू की फुटेज शो होना बंद हो जाती है, जिसे देख अभय की पकड़ फोन पर कस जाती है। तभी रोहन कहते हुए बोला, बॉस यह मैम की आखिरी फुट है। बहुत अजीब बात है, पहली बार कैमरा खुद ब खुद ऐसे काम करना बंद हो सकता है, क्योंकि आज पहली बार अभय के रूम से ले कई जगह का कैमरा बंद था, जो बहुत बड़ी बात थी। वही रोहन डर से अंदर तक कांप रहा था, क्योंकि उसके सामने 2 गार्ड की लाश थी सी। तभी रोहन अपने सर को नीचे झुका अभय के सामने देख डरते हुए बोला, बॉस आज कैमरा कुछ आपके फ्लो के साइड का और हवेली के पीछे के साइड की कुछ कैमरे खराब हुई है। जिसे अभय बड़े ही गौर से सुन रहा था, जो कि है बहुत अजीब बात है, क्योंकि कुछ दिन पहले कैमरे की सर्विसिंग चेक हुई थी। तभी अचानक से अभय अपने सोफे से उठ जाता है, जिसे देख रोहन डर से कांप जाता है। तभी अभय रोहन के करीब आता है, जिसे देख रोहन अंदर तक जाप रहा था, क्योंकि रोहन आज अभय कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा था। लेकिन कुछ ही पल बाद अभय रोहन की तरफ से अपने रूम से बाहर जा चुका था, जिसे देख रोहन अपने सामने देखा है तो अभय इस वक्त उसके पास नहीं था। कुछ वक्त बाद अभय हवेली के पीछे जाने वाले रास्ते के पास खड़ा था, जहां की बड़ी सी दरवाजा इस वक्त खुली हुई थी। लिटिल वाइफी तुम तो बहुत बड़ी चालाक निकली, लेकिन तुमने अपनी चालाकी गलत इंसान के सामने दिखाने की कोशिश की है। तुम बहुत जल्द मेरे पास मेरे कैद में होगी। तुम्हें आज के सुबह का सूरज मेरी बाहों में ही देखना होगा, और साथ ही सजा भी मिलेगी मुझसे दूर जाने की, जिसे तुम ये गलती के बारे में क्या सोचने से भी खौफ करो। चैप्टर 34 किट्टू अभय की कैद में। कुछ वक्त बाद अभय हवेली के पीछे जाने वाले रास्ते के पास खड़ा था, जहां की बड़ी सी दरवाजा इस वक्त खुली हुई थी। लिटिल वाइफी तुम तो बहुत बड़ी चालाक निकली, लेकिन तुमने अपनी चालाकी गलत इंसान के सामने दिखाने की कोशिश की है। तुम बहुत जल्द मेरे पास मेरे कैद में होगी। तुम्हें आज के सुबह का सूरज मेरी बाहों में ही देखना होगा, और साथ ही सजा भी मिलेगी मुझसे दूर जाने की, जिसे तुम ये गलती के बारे में क्या सोचने से भी खौफ करो। इतना कह अभय वहां से जाने को अपने कदम बढ़ाता है। तभी उसके पैरों के नीचे कुछ आता है, जिसे महसूस कर अभय अपना पैर हटा देखता है तो उसके जूते के नीचे उस ताले की चाबी थी। अभी नीचे झुक उस चाबी को उठा, उस चाबी को घूरता है, फिर पीछे मुड़ उस दरवाजे में लगे ताले को घूरता है, जो कि बहुत अजीब बात थी। ताला वहां था और चाबी यहां गिरी हुई थी। वही किट्टू रात के अंधेरे में चले जा रही थी। राजवंशी हवेली देहरादून के पोज और अंदर इलाके में थी, जहां पर कोई दूसरा विला या हवेली आसपास तो बिल्कुल भी नहीं थी। किट्टू रोड पर चली ही रही थी। तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, जिससे किट्टू के चेहरे के भाव अजीब से हो जाते हैं। वही किट्टू के पीछे 2 काले कपड़े पहने हुए लोग उसका पीछा कर रहे थे। तभी किट्टू चलना बंद कर पीछे मुड़ती है। तभी वो काले कपड़े पहने शख्स भी रुक जाते हैं। किट्टू उन शख्स को देख अपने कदम तेज कर देती है, जिसे देख वो शख्स भी अपने कदमों की रफ्तार तेज कर देते हैं। तभी उनमें से एक आदमी फोन निकाल किसी को कॉल करता है। कॉल पिक हो जाने से वो शख्स बोला, बॉस वो लड़की विला के बाहर आ चुकी है। जिसे सुन दूसरी तरफ से कर्कश आवाज आई, उसका पीछा करो, वो तुम्हारी नजरों के सामने से गायब नहीं होनी चाहिए। जिसे सुन वो काले कपड़े पहनना शख्स बोला, जी बॉस। किट्टू ने अपनी रफ्तार तेज कर दी थी, जिसे देख काले कपड़े पहने शख्स ने भी अपनी रफ्तार तेज कर दी।
जिसे महसूस कर किट्टू की नीली आंखें रेड होने लगी थी। तभी रोड पर जल रही स्ट्रीट लाइट अपने आप भूख भाग होने लगी, जिसे देख वो काले कपड़े पहने शख्स हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कुछ पल पहले स्ट्रीट लाइट एकदम ठीक थी। तभी वहां एकदम से अंधेरा हो जाता है। फिर कुछ देर बाद फिर से लाइट आ जाती है, जिसे देख वो काले कपड़े पहने शख्स सामने देखते हैं, लेकिन अब उन्हें किट्टू नजर नहीं आ रही थी, जिसे देख वो लोग घबराहट कर बोले, वो लड़की कहाँ गई, जल्दी ढूंढो वरना बॉस। वही किट्टू हवा की तेजी से वहां चल रही थी। तभी उसके सामने एक काली कार आ जाती है, जिसे देख किट्टू के कदम वही रुक से जाते हैं। किट्टू उस काली कार के कांच को घूर के देख रही थी, जिसे कार के अंदर शख्स को देख सके। तभी कार का दरवाजा खुलता है और उसमें से एक्स बाहर निकलता है, जिसे किट्टू अपनी नीली आंखों से उस शख्स को घूर के देख रही थी। लेकिन उस शख्स का चेहरा देख किट्टू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तभी वो शख्स अपनी बाहें फैला किट्टू को अपनी तरफ बुलाता है, जिसे देखकर खुशी से दौड़ते हुए उसे शख्स की ओर भागती है। लेकिन किट्टू की रफ्तार आम इंसान से 10 गुना ज्यादा थी, जिसे देख उस शख्स की आंखें छोटी हो जाती है। तभी किट्टू उस शख्स की बाहों में समा जाती है। बड़ी, मैंने आपको बहुत मिस किया, मैं आप ही के पास आ रही थी। जिससे सुन राजवीर जी किट्टू को खुद से अलग करते हैं, जिसे देख किट्टू ना समझी थी राजवीर जी को देखी। राजवीर जी किट्टू को देख सख्ती से बोले, आपने ये क्यों किया बच्चा। जिसे सुन किट्टू अपनी नजरें राजवीर से चुरा बोली, क्या बड़ी। जिसे सुन राजवीर जी सख्ती से बोले, यही शादी आप चाहती तो ये शादी नहीं हो सकती। फिर क्योंकि ये शादी हम कहीं उस चीज के लिए तो शादी नहीं की। जिस सुन किट्टू अपना चेहरा नीचे झुका हम में सर हिला देती है, जिसे देख राजवीर जी अपने हाथों की मुट्ठी कस किट्टू को देख हल्का गुस्सा करते हुए बोले, हमने कहा था ना हम आपको लाकर देंगे, फिर क्यों। जिससे सुन किट्टू राजवीर जी को देख बोली, हमारे पास वक्त नहीं है। तभी राजवीर जी किट्टू को देख बोले, कहीं अभय को तुम पर शक तो नहीं हुआ, उसे तुम्हारे बारे में कुछ पता चला हो। जिसे सुन किट्टू अपना चेहरा न में हिला बोली, नहीं बड़ी, वो तो बहुत स्वीटी हबी है। जिससे सुन राजवीर जी घुर के किट्टू को देख बोले, अभय प्रताप राजवंशी को तुम स्वीट समझने की गलती मत करना, वो एक नंबर का चालक, निर्दय, घमंडी इंसान है। फिर वो किट्टू देख अभय प्रताप जैसा इंसान जो एक मीटिंग करने से पहले उसकी पूरी हिस्ट्री निकाल देता है, तो वो तुम्हारे बारे में कुछ जान सके उससे पहले तुम्हें उससे दूर करना पड़ेगा। लेकिन वो समय अभी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा यूं गायब हो जाना अभय को और भी मिस्ट्री बनेगा, जो तुम्हारे बारे में जानने के लिए और कोशिश करेगा, जो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जिसे सुनकर किट्टू नाराज होते हुए राजवीर जी को देखा बोली, नहीं नहीं, मुझे वो कांजी आंखों वाले अंकल के पास नहीं जाना, वो बहुत ही ज्यादा डरावने हैं। वो हमेशा मुझे डांटे रहते हैं और साथ ही रोज अपनी कंजिया आंखों से मुझे घूरते रहते हैं। जिसे सुन राजवीर जी किट्टू को घूर के देखने लगते हैं, तुम्हारी यही सजा है। और वैसे भी अभय को औरतों से सख्त नफरत है, सिवाय उसकी मरी हुई माँ और दादी जी के अलावा, तो तुम फिक्र मत करो, वो तुम्हारी हरकतें देख तुम्हें खुद छोड़ देगा। लेकिन इससे पहले तुम्हें प्रताप राजवंश हवेली जाना पड़ेगा, वरना उससे तुम्हारी हवेली में न होने का शक हुआ, जो हमारे लिए मुसीबत साबित हो सकता है। तभी राजवीर जी का फोन बजता है, जिससे सुन वो अपने फोन को जेब से निकल उठा अपने कानों में लगाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ की बातें सुन उनकी आंखें बड़ी हो जाती है। वही किट्टू बड़ी गौर से राजवीर जी के बदलते एक्सप्रेशन देख रही थी। फोन की दूसरी तरफ का शख्स बोला, बॉस राजवंशी हवेली से मैम को ढूंढने के लिए 100 गाड़ी निकली है, साथ ही काफी सारी जगह ब्लॉक कर दिया गया है, जिसे मैम ये से कहीं जा न सके। साथ ही अभय प्रताप खुद इस वक्त हवेली से निकाल अपने गार्ड के साथ मैम को ढूंढ रहा है। वही यह सुन राजवीर जी हैरानी से किट्टू को देखें, जो उन्हीं को देखे जा रही थी। राजवीर जी तुरंत फोन को अपनी जेब में रख किट्टू को देख बोले, बच्चा तुम्हें यहाँ से तुरंत अभी जाना होगा। इतना कह वो पीछे देखे, तभी वहां पर 2 लोग आते हुए नजर आते हैं। तभी किट्टू को अपने करीब वो काले कपड़े पहने हुए इंसान नजर आते हैं। जिसे देखे किट्टू राजवीर जी के करीब होते हुए बोली, बड़ी, यह वही गंदे इंसान है जो मेरा पीछा कर रहे थे। जिसे सुन राजवीर जी किट्टू प्यार से देख बाल से हिला बोले, घबराने की बात नहीं है बच्चा है, यह मेरे आदमी है, हमें पता था आप एक न एक दिन ये कदम उठागी, इस वजह से हमें राजवंशी हवेली के बाहर आपके ऊपर नजर रखने के लिए इन्हें रखा है। और आप उनके साथ हवेली के लिए निकले, क्योंकि अभी कुछ ही वक्त यहाँ आता होगा। जिसे कितना में चेहरा हिला के उन्हें अच्छी जैसे देख राजवीर जी किट्टू को देख बोले, हम आपके वहां से सही वक्त आने पर निकाल लेंगे, लेकिन अभी आपको वहां दोबारा जाना होगा। वो दोनों आदमी को किट्टू को वहां से ले जाने का इशारा करते हैं। वो दोनों आदमी सामने किट्टू का हाथ पकड़ वहां से ले जाने को होते, तभी वहां भी बहुत सारी कारों की लाइट की रोशनी दिखने लगती है। जिसे देखकर राजवीर जी तुरंत अपनी कार में बैठ वहां से निकल जाते हैं। वही वहां कुछ ही पलों में बहुत सारी कार आ किट्टू को चारों तरफ से घेर लेती है। वही इतनी सारी कारों की लाइट देखकर किट्टू अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है। वही वो दोनों काले कपड़े वाले इंसान भी अपने चारों तरफ इतनी सारी कार देख हैरान थे। वही लाइट की रोशनी सीधे उन तीनों पर पड़ रही थी। तभी एक गार्ड जल्दी से अभय तरफ का दरवाजा खोलता है। अभय अपने सर्द ओरा के साथ कार से बाहर निकलता है। लेकिन सामने का नजारा देख अभय का सख्त चेहरा डरावना हो जाता है, क्योंकि एक काले कपड़े पहने इंसान किट्टू के हाथों को मजबूती से पड़ा हुआ था। जिसे देख अभय अपनी कमर के पीछे रखे गन को निकाल सामने की ओर तान देता है।
वहीं उन तीनों पर अभी भी कार की भूख भाग हो रही लाइट की रोशनी पड़ रही थी। वही किट्टू अपनी आंखों पर से हाथ हटा सामने देखती है। सामने आ रहे हैं अभय को देख किट्टू मुस्कुरा के बोली, स्वीटी हब। लेकिन किट्टू की आधी बात उसके मुंह में रह जाती है, क्योंकि तभी गन चलने की आवाज से किट्टू डर वो अपने कानों पर हाथ रख लेती है। और आप लोग किट्टू का सच अभी बताने के लिए मत बोलना, क्योंकि अभी तो 30 से 31 एपिसोड ही हुए, मुझे कहानी 200 एपिसोड तक ले जानी है। तो सस्पेंस आगे जाकर खुलेंगे। और किट्टू में पावर है लेकिन एंजल या पारी नहीं है। चैप्टर 35 सनकी, अभय और किट्टू की मौत। लेकिन सामने का नजारा देख अभय का सख्त चेहरा डरावना हो जाता है, क्योंकि एक काले कपड़े पहने इंसान किट्टू के हाथों को मजबूती से पकड़ा हुआ था, जिसे देख अभय अपनी कमर के पीछे रखे गन को निकाल सामने की ओर तान देता है। वहीं उन तीनों पर अभी भी कार की भूख भाग हो रही लाइट की रोशनी पड़ रही थी। वही किट्टू अपनी आंखों पर से हाथ हटा सामने देखती है। सामने आ रहे हैं अभय को देख किट्टू मुस्कुरा के बोली, स्वीटी हब। लेकिन किट्टू की आधी बात उसके मुंह में रह जाती है, क्योंकि तभी गन चलने की आवाज से किट्टू डर वो अपने कानों पर हाथ रख लेती है। वहीं अभय गन चला किट्टू के करीब आता है। कुछ ही पल में एक शख्स किट्टू के पैरों के पास गिरा हुआ था, तो वही दूसरा शख्स किट्टू को हाथों को डर से पकड़े अभी भी खड़ा था। तभी अभय उसे शख्स के सर के हेडशॉट मार किट्टू के करीब आ उस शख्स के उस हाथों को पकड़ तोड़ अपनी सर्द आवाज में बोला, हिम्मत कैसे हुई मेरी लिटिल वाइफी को हाथ भर लगा छूने की। बुरी तरीके से उस मरे हुए गार्ड के हाथों को मजबूती से तोड़ देता है, जिसकी हड्डी टूटने की आवाज साफ सुनाई देती है। अभय कुछ पल उस शख्स को जलती नजरों से घूर अभय सर्टिफाइड हो फ्लो पर छोड़ देता है। किट्टू डर से कांपते हुए अभय को देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की खून के छींटे थे। तभी अभय अपना सर टेढ़ा कर किट्टू को सुर्ख लाल आंखों से देखा, जिसे देख किट्टू डरते हुए बोली, स्वीटी हब। इतना कह किट्टू अपने कदम पीछे ले लेती है, जिसे देख अभय का ओरा और भी ज्यादा सख्त हो जाता है। वो किट्टू के करीब जाता है। हब आप डरावनी मेरे करीब मत। तभी किट्टू की आवाज उसके मुंह के अंदर घुट के रह जाती है और उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि अभय ने किट्टू का गला दबोच उसे ऊपर उठा दिया था, जिससे किट्टू हवा में झटपट आ रही थी, जिसे देख अभय कोई फर्क नहीं पड़ा रहा था। अभय किसी निर्दय की तरह अपना सर टेढ़ा कर सुर्ख लाल आंखों से किट्टू को घूरते हुए बोला, लिटिल वाइफी तुम्हें बहुत हिम्मत आ गई है। तभी तो तुम मेरी इजाजत के बगैर मुझसे दूर भगाने की कोशिश की, लेकिन तुम यह नहीं जानती ये देहरादून मेरा इलाका है और यहाँ एक पत्ता भी मेरी मर्जी के बगैर नहीं हिलता। तो फिर तुम मुझे छोड़ने का सोच भागने की फिराक में थी, अपनी बहन की तरह। वही किट्टू की आंखों से आंसू बह रहे थे, उसका दम घुट रहा था। वो अभय के हाथों पर मारते हुए अपना गला छोड़ाने कोशिश कर हवा में पैर चला रही थी। लिटिल वाइफी अब तुम सिर्फ मेरी हो, इतना कह वो उसके गले पर अपनी पकड़ मजबूत कर देता है। वही किट्टू की आंखें अब बंद सी होने लगी थी। तभी अभय के पीछे खड़ा रोहन ये देख हड़बड़ाते हुए अभय के पास जा डरते हुए बोला, बॉस मैम की आंखें बंद हो गई है, वो कोई मूवमेंट नहीं कर रही। कहीं मैम? जिसे सुन अभय अपनी जलती हुई नजरों से रोहन को देख किट्टू को देखता है, जिसकी आंखें बंद हो चुकी थी और वो कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी। अभय की यही खराब बात थी, वो गुस्से में अपना कंट्रोल खो देता था। वो शॉर्ट टेम्पर था। वो तुरंत किट्टू को छोड़ देता है, जिससे किट्टू सीधा एक धम की आवाज के साथ रोड पर जा गिरती है, जिससे वहां का माहौल काफी ज्यादा शांत हो चुका था। इस वक्त किट्टू किसी बेजान गुड़िया की तरह रोड पर आंख मूंदे गिरी हुई थी। वही अभय अपनी लाल आंखों से बेजान सी किट्टू के पीले चेहरे को देख रहा था। वही रोहन बेजान सी किट्टू को दया भरी नजरों से देख रहा था। कैसे वह नन्ही सी जान उसके सन की हेवन जैसे बॉस के चंगुल में फंस गई। वह अपने सन की बॉस को अच्छे से जानता था। जब वह गुस्सा होते थे तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि उनके आगे कौन खड़ा है। तभी रोहन होश में आ किट्टू को देख हकलाते हुए अभय को देखता है, जो उसी तरह से अपनी जगह पर खड़ा था। तभी रोहन हिम्मत कर अभय को देख हकलाते हुए हिम्मत कर बोला, बॉस कहीं मैम मर तो। तभी उसकी आवाज घुट सी जाती है, क्योंकि अभय ने उसका गला दबोच अपनी लाल सुर्ख आंखों से रोहन को देख सर्द आवाज में बोला, हिम्मत भी मत करना इससे आगे बोलने की, वरना जवान खींच हाथों में रख दूंगा। वही रोहन का दम घुटने लगा था, क्योंकि अभय ने उसके गले को बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था। तभी उसे अभय एक झटके के साथ छोड़ पीछे की ओर पलट अपनी लिटिल वाइफी के पास जा नीचे झुक किट्टू को अपनी गोद में उठा उसके छोटे से बेजान चेहरे को अपने एक हाथ में भर उसके गाल को थपथपा सर्द भारी और डरी आवाज में बोला, लिटिल वाइफी वेक अप, आई सेड वेक अप। लेकिन किट्टू को कोई हरकत ना करता देख वो अपनी उंगली को किट्टू के छोटे से नाक के नीचे ले जा उसकी सांसों को चेक करता है। वही रोहन अभय के पीछे खड़ा वो अपने गले को पकड़े गहरी गहरी सांस ले रहा था। वो ये सोच रहा था, अभय के इतनी देर भर से पकड़ने में उसे लगा वो कभी भी मर सकता है, तो किट्टू जैसी नाजुक लड़की के लिए तो वो इस आगे का सोचना भी नहीं चाहता था। तभी अभय किट्टू को अपनी गोद में लिए वो अपने तेज कदमों से कार की ओर बढ़ जाता है। अभय जैसे ही कार के पास पहुंचता है, एक गार्ड जल्दी से कार का दरवाजा खोलता है। तभी अभय किट्टू को अपनी गोद में लिए कार में बैठ जाता है। वही अभय के बैठते साथ गार्ड जल्दी से दरवाजा बंद कर कार स्टार्ट कर विला के लिए निकाल देते हैं। वही कार में कुछ दूर छुपे हुए राजवीर सिंघानिया कार के अंदर से ये सब नजारा देख रहे थे। उनके चेहरे पर इस वक्त डर तो नहीं लेकिन एक बेचैनी थी। वह खुद से बोले, किट्टू बेटा आपने क्या कर दिया,
आप खुद उस हैवान के चंगुल में फंस गई। मुझे कैसे भी कर आपको वहां से निकलना होगा। और मुझे आज जो अभय के चेहरे में दिखा वो बहुत अलग था। जो इंसान को किसी मरने भर से फर्क नहीं पड़ता, उसे ऐसा फर्क पड़ता देख, जो बहुत गलत है। यह इससे आगे बढ़े। मुझे कैसे भी कर आपको अभय प्रताप राजवंश के चंगुल से निकलना होगा। इतना सोच वो ड्राइवर को कहा वहां से राजवंशी हवेली की ओर ले जाने का इशारा करते हैं। वही कार के अंदर अभय की गोद में बेजान किट्टू थी। तो वही अभय बिना किसी इमोशन के किट्टू के बालों को सहल उसके चेहरे को देखे जा रहा था।